हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया। बच्चों, मेरा नाम है प्रवीण और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, और अगर अभी तक भी आपने पढ़ना चालू नहीं किया है तो यही वो टाइम है जब आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप लेट स्टार्ट करेंगे उतना आप पिछड़ते जाएंगे, उतना ज्यादा बैकलॉग क्रिएट होता जाएगा। और अगर आप उस बीमारी से बचना चाहते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर आपको बैकलॉग जैसी बीमारी से बचना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही कि उसको क्रिएट ही ना होने दें। ठीक है? और उसको क्रिएट नहीं होने देने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप रेगुलर डेली का काम डेली करिए, डेली का लेक्चर डेली देखिए। बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि आज का लेक्चर चलो ठीक है यार कल देख लेंगे। जिस दिन आपने सोच लिया उस दिन से आपका बैकलॉग का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? ओके। तो बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और इसके हम 6 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। तो पिछले लेक्चर में मैंने कुछ आपको होमवर्क दिया था, तो हम पहले उस होमवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। ठीक है? तो वही आज अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज अपन थोड़ा सा ना कुछ अच्छी बातें पढ़ेंगे, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज क्या होता है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, और ये आपको ना केवल यहाँ पर बल्कि सेंटर ऑफ मास में भी काम आएगा। अगर आपने 11th में सेंटर ऑफ मास पढ़ा हो तो पता होगा। इसी तरीके से आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इसकी वजह से ड्यू टू आर्क ऑफ अ रिंग। तो एक रिंग के आर्क की वजह से आज हम क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है? लेकिन उससे पहले होमवर्क देख लेते हैं कि मैंने आपको क्या होमवर्क दिया था। सो लेट मी चेक कि होमवर्क क्या क्या था आपका। किधर गया भाई? यस, तो एक क्वेश्चन तो ये था बच्चों, जो होमवर्क था कि यहां पर एक चार्ज ऐसा रखा हुआ था। ये होमवर्क था आपका। मैं इसको पहले ड्रॉ कर लेता हूं, देन इसको डिस्कस करेंगे। और यहां पर हाँ, ठीक है। तो ये क्यू है, यहाँ पर एक चार्ज, यहाँ पर एक पॉइंट था बच्चों P, और ये डिस्टेंस R था, ये A था, ये वाला A था, और आपसे पूछा गया था कि बताइए पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है? और दूसरा क्वेश्चन था जो मैंने आपको एज ए होमवर्क दिया था, वो ये वाला था। एक ट्राइंगल था और उस ट्राइंगल के वर्टेक्स पर चार्जेस रखे हुए थे। 3 चार्जेस थे, Q, Q एंड Q। और आपसे पूछा गया था कि बताइए सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। है ना बच्चों? यही था। बिल्कुल ठीक है, यही था सर क्वेश्चन। तो ये पॉइंट P था और ये डिस्टेंस A और A थी। है ना भाई? बस 2 ही क्वेश्चन थे। ठीक है? तो चलिए पहले एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपन यहां पर बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। भाई ये क्वेश्चन तो तुमसे हो गया होगा मेरे हिसाब से, हाँ क्या ना? इसमें करना क्या था? यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। अब यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा? तो 2 चार्ज की वजह से आएगा। कौन से 2 चार्ज? एक तो इसकी वजह से आएगा, और चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इसे दूर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। है ना? इसको अपन कह देते हैं E प्लस। तो E प्लस की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? तो आप बोलोगे सर E प्लस की वैल्यू हो जाएगी, एक चार्ज की वजह से तो होता है के ऊपर में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है भाई? तो ये है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। हाँ क्या ना? यस, बिल्कुल ठीक है। तो बताइए इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? सर ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर। ओके, ये लीजिए डायरेक्शन भी आ गई। ठीक है? अब इस नेगेटिव चार्ज की वजह से कितना होगा? तो नेगेटिव चार्ज की वजह से जब यहां पर फील्ड निकालेंगे तो नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इतना ही आएगा। नहीं सर, ये थोड़ी ना आएगा, माइनस आएगा मात्र। यस और नोट? नहीं बच्चों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, हम यहां पर डायरेक्शन अपने कॉमन सेंस से दिखा रहे हैं, तो हम यहां पर केवल मैग्नीट्यूड लिखने वाले हैं। इसलिए देखो, चाहे इसकी वजह से निकालो यहां पर या इसकी वजह से निकालो, मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा। यस और नॉट? बिल्कुल ठीक है सर, ये ई माइनस हो गया। अब मुझे इनका रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर 2 तरीके हैं रिजल्टेंट निकालने के लिए। कौन कौन से? या तो मैं इन दोनों के बीच का एंगल निकालूं और फिर वो फॉर्मूला यूज कर लूं। कौन सा वाला? अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। या फिर दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि हम सीधा कॉम्पोनेंट कर लें। ये एंगल अगर थीटा हो गया ना भाई, तो डेफिनेटली ये भी थीटा होगा, और अगर ये थीटा है ना तो ये भी थीटा होगा। सिमेट्री से मैं ऐसा कह सकता हूं। और अगर ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा। अब ध्यान से देखिए, इस E प्लस के जब आप 2 कंपोनेंट करेंगे ना, तो एक कंपोनेंट तो आ जाएगा भाई इधर E प्लस कॉस थीटा, और इसका आ जाएगा इधर
ई प्लस साइन थीटा। ओके, सिमिलरली ई माइनस के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे। कौन कौन से दो कंपोनेंट? एक हो जाएगा इधर ई माइनस कॉस थीटा और एक हो जाएगा इधर ई माइनस साइन थीटा। बराबर है ना भाई? बिल्कुल ठीक है बच्चों, ये और ये एक दूसरे को, ये लीजिए, हो गया इनका खेला खत्म। अब यहां पर क्या बचा? यहां पर बचेगा सर ई नेट बराबर, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, और जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं ना भाई, तो सिंपली अपन उनको जोड़ देते हैं। यार ई प्लस और ई माइनस का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ द ई प्लस कॉस थीटा। हाँ के ना? 2 की जगह पर 2 है, ई प्लस की जगह पर के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, और कॉस थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं भाई? इस ट्रायंगल से कॉस थीटा कितना हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है इसका? ए है। हाइपोटेनियस कितना है इसका? ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। ये लीजिए भाई साहब, क्या आंसर आ जाए? 2k/a डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, यही आ रहा है। तो बच्चों ये मेरा आंसर है, और तुम्हारा क्या आ रहा था? तो उम्मीद करता हूं कि यार तुम लोगों का भी यही आ रहा होगा। नहीं आ रहा था तो इसको वापस देखिए कि आप लोगों ने कहां मिस्टेक करी है। ठीक है, ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलिए जब तक इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है भैया हमारा? अगला क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, अच्छा, इस दूरी को मैं थोड़ी सी देर के लिए आर बोल देता हूं। ठीक है ना? अगर ये आर है ना, तो भाई ये भी आर होगा और ये भी आर होगा। बिल्कुल ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, तो ये आर 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 सेम हो जाएंगे। तो मूवी का नाम बन गया यार, आर आर आर। नहीं भाई नहीं, यस। अब सबसे पहले आप इस चार्ज के बारे में सोचिए। इस चार्ज की वजह से यहां पर फील्ड निकालना है, तो यहां पर +1 कूलम का चार्ज मान लीजिए। तो बताइए इसकी वजह से यहां पर फील्ड कितना आएगा? सर के क्यू बाई आर स्क्वायर आएगा। बिल्कुल ठीक है। डायरेक्शन किधर आएगी? सर पॉजिटिव चार्ज हो तो हमेशा चार्ज से दूर की तरफ आएगा। ओके, ये ले लीजिए भाई साहब, दूर की तरफ आ गया। इस नेगेटिव चार्ज की वजह, इस वाले चार्ज की वजह से किधर आएगा? सर इसकी वजह से भी इतना ही आएगा। ओके, इसको अपन E2 बोल लेते हैं। ये 1, ये 2, ये 3। ओके, तो दूसरे वाले की वजह से भी इतना आएगा। क्यों? क्योंकि दूरी सेम है, डायरेक्शन बदल जाएगी। पॉजिटिव चार्ज है तो दूर की तरफ, मतलब ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है सर, ये भी बहुत बढ़िया बात है। ये E2 हो गया, ये E1 हो गया। ओके, इसकी वजह से भी इतना ही आएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, डायरेक्शन किधर आएगी? डायरेक्शन बताओ। सर पॉजिटिव चार्ज है तो दूर की तरफ आएगी, ये लीजिए दूर की तरफ आ गया। ओके, ये E3 हो गया। ध्यान से देखिए बच्चों, तीनों का वैल्यू सेम है। अच्छा, इनके बीच में एंगल कितना कितना होगा? अरे सर क्या बात करते हैं। अब देखो, अगर आपने थोड़ी सी भी मैकेनिक्स पढ़ी ना बच्चों, तो इस क्वेश्चन को आप विद इन अ मिनट सॉल्व कर सकते हैं। विद इन अ मिनट, अब मिनट भी मैंने ज्यादा बोल दिया शायद, है ना? विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, 15 सेकंड 20 सेकंड। ठीक है ना? लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अपन इसको बेसिक पर जाकर के सॉल्व करते हैं। ये एंगल कितना होगा? सर ये वाला जो होगा ना 30 होगा, तो ये वाला भी 30 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना भाई, तो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। और अगर ये एंगल देखोगे ना तो बच्चों ये 30 है, तो ये वाला भी 30 हो जाएगा। ओके, अब मुझे तीन वेक्टर को जोड़ना है। कौन से तीन वेक्टर? E1 E2 E3। अच्छा, तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है बच्चों, इसको अपन E नाम देते हैं मैग्नीट्यूड को। ठीक है ना? ओके, अब ध्यान से देखिए, यहां पर मुझे तीन वेक्टर को जोड़ना है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं भाई, E1 के दो कंपोनेंट कर देते हैं। E1 का एक कंपोनेंट आ जाएगा हॉरिजॉन्टल में, दूसरा आ जाएगा वर्टिकल में। हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? E cos 30। सर E1 को E क्यों लिख दिया? क्योंकि देखो मैंने यहां पर क्या लिखा है, E1 को मैंने E बोल दिया है। ठीक है ना? E1 का इधर वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा? सर ये आ जाएगा E1 sin 30, सॉरी E sin 30 है ना। E1 को अब E लिखेंगे भाई अपन। इससे क्या होगा कि हमको दिखेगा कि कौन कौन कट रहा है, कौन कौन नहीं कट रहा है। E3 के दो कंपोनेंट कर दो। E3 का मैग्नीट्यूड भी बच्चों E के बराबर ही है, तो इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इधर एक इधर। इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों E cos 30, इधर वाला हो जाएगा E sin 30। ओके, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। क्या मुझे E2 के भी कंपोनेंट करने चाहिए? तो जवाब है नहीं है। क्यों करेंगे? हमने कोई भी, मैंने क्या कहा था आपसे कि कोई भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन चूज कर लो, उसमें कंपोनेंट कर दो, यही कहा था। तो मैंने यहां पर जो दो डायरेक्शन चूज किया ना, वो कौन कौन सी है? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये रही, वर्टिकल डायरेक्शन ये रही। क्योंकि E2 ऑलरेडी वर्टिकल में है, तो हमें उसके कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं कंपोनेंट किसके कर रहा हूं? जो ना तो हॉरिजॉन्टल में है ना वर्टिकल में। तो देखो E3 ना तो हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, इसलिए मैंने इसके दो कंपोनेंट किए, एक इधर एक इधर। समझ गए बात को? अब मुझे ना कितने वेक्टर्स को जोड़ना है बच्चों? एक तो इस वाले E2 को जोड़ना है, दो इधर हो गए E sin 30 E sin 30।
दो इधर हो गए ई कॉस 30 ई कॉस 30, तो ऐसे 5 वेक्टर्स को जोड़ना है बच्चों। ये दोनों वेक्टर आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्यों करेंगे कैंसिल आउट? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसका मतलब अब मुझे केवल 3 वेक्टर्स को जोड़ना है। कौन कौन से 3 वेक्टर? एक तो नीचे है जिसका नाम है E2 जिसका वैल्यू E के बराबर है, और दो ऊपर है E sin 30 और एक और है बच्चों E sin 30। हाँ क्या ना? बिल्कुल ठीक है। अच्छा sin 30 कितना होता है भाई? 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा बच्चों E/2 प्लस E/2। अरे यार ये तो E बन गया, ऊपर भी E नीचे भी E, ये लीजिए ये भी खत्म। तो बताइए पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? सर ये तो 0 आ गया। यही मैं कह रहा था, अगर आपको वेक्टर पता होता 11वीं क्लास में, अगर आपने वेक्टर देखा अच्छे से, तो बच्चों ये क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। कि 3 वेक्टर हैं, तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो एक थ्योरम होती है, उसके अकॉर्डिंग तीनों के तीनों 0 आ जाएंगे। ठीक है ना? मतलब तीनों का वेक्टर सम 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने अलग अलग तरीके से प्रूव भी करके देख लिया है ना। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। तो चलिए भाई अब आज की क्लास शुरू करते हैं, मतलब आज का टॉपिक शुरू करते हैं। क्लास तो पहले से शुरू हो चुकी है, क्यों भाई? तो बच्चों पिछले लेक्चर पर जाते जाते मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के बारे में बता के गया था। ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होते हैं ना भाई, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, ये लीजिए। तो हमने 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस को डिफाइन किया था, लैम्डा, सिग्मा एंड रो। लैम्डा का मतलब हमने क्या लिखा था? लैम्डा का मतलब होता है चार्ज अपॉन लेंथ, है ना? ठीक है, dq/dl। सिग्मा का मतलब लिखा था अपन ने चार्ज अपॉन एरिया, और रो का मतलब लिखा था चार्ज अपॉन वॉल्यूम। इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है ना? तो ये 3 चीजें थी जो हमने पिछले लेक्चर पर डिफाइन कर ली थी। आज इनको हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये होता क्या है बेसिकली। ठीक है ना? जैसे देखो, एक कोई रॉड है। अच्छा पहले आप ये देख लो कि ये डिफाइन कौन सी टर्म के लिए किया जाता है ना, वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको देख लो पहले, के बाद फिर इस रॉड पर वापस आएंगे। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, बॉडीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं बच्चों, 1D बॉडी, 2D बॉडी और 3D बॉडी। ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, ये उनके ज्योमेट्री के बेसिस पर नहीं है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री के बेसिस पर मैं उनको डिवाइड नहीं कर रहा हूं, मैं डिवाइड कर रहा हूं कुछ और बेसिस पर। कौन सा बेसिस? बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूटर, बेस्ड ऑन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है। 1D बॉडी वो बॉडी जिनके लिए चार्ज उनकी एक सिंगल डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सिंगल डायमेंशन मतलब जैसे कि एक रॉड, ये रॉड जो है ना, सारा का सारा चार्ज इसकी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है? तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग लेंथ, ऐसी बॉडी को अपन क्या कहेंगे? 1D बॉडी कहेंगे। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, सिंगल डायमेंशन। ओके। दूसरा होता है बच्चों 2D बॉडी, जिनके लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उनके एरिया में। और तीसरा होगा जिनके लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उनके वॉल्यूम में। ठीक है भैया? जैसे कि फॉर एग्जांपल एक रॉड है बच्चों, है ना, रॉड, एक रिंग हो गई, ये सब इसी के एग्जांपल है। रिंग में अगर चार्ज दोगे, रिंग मतलब जानते हो ना रिंग, तो रिंग में अगर चार्ज दोगे तो कहां आएगा? उसके सरकमफेरेंस पर आएगा। ठीक है ना? तो रिंग भी कैसा बॉडी हो गया? 1D बॉडी हो गया। ठीक है? रिमेंबर, यहां पर हम लोग शेप के बेसिस पर नहीं देख रहे हैं उनको, उनकी ज्योमेट्री के बेसिस पर नहीं देख रहे हैं। ज्योमेट्रिकली देखोगे तो रिंग एक 2D ऑब्जेक्ट है ना, प्लेन में होता है वो, लेकिन हम देख रहे हैं चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पर।
रिंग का चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? उसके सरकमफेरेंस पर। सरकमफेरेंस मतलब 2πr, तो उसमें r की सिंगल पावर ही आ रही है ना भाई, इसलिए वो 1d बॉडी हो गया। 2d बॉडी जैसे कि फॉर एग्जांपल डिस्क हो गया, कोई भी प्लेट हो गई, या फिर होलो स्फीयर हो गया, ये सब जो होंगे ना बच्चों, वो 2d बॉडी के एग्जांपल होंगे। ठीक है, एक डिस्क है, ये वाली डिस्क। अब इस डिस्क में चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? डिस्क मतलब ऐसे, डिस्क मतलब ये। तो इसमें चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूटेड होगा बच्चों? इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इसका सरफेस पर, ऐसे ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इसके सरफेस पर। तो इसलिए इस बॉडी को अपन कौन सी बॉडी कह रहे हैं? 2D बॉडी कह रहे हैं। क्लियर है बात? ये कौन सी बॉडी होगी? 2D बॉडी है ना, इसके सरफेस में, इसके एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इस तरीके से। तो ये 2D बॉडी का एग्जांपल है। इसी तरीके से होलो स्फीयर, अगर कोई स्फीयर होलो है, ये लीजिए होलो स्फीयर, तो इसमें मटेरियल कहां भरा हुआ है? सरफेस पर भरा हुआ है, तो इसके लिए भी चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इस तरीके से। तो जो कि इसके भी एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है ना बच्चों, एरिया मतलब इसका एरिया 4πr² होता है, तो ये भी क्या हो गया? 2D बॉडी की तरह काम करेगा। ठीक है, अब आते हैं 3D बॉडी के लिए। इसका एग्जांपल है बच्चों जैसे कि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सर ये नॉन कंडक्टिंग क्यों लिखा? आगे बताऊंगा इसको, है ना, अभी नहीं। अभी केवल आप ये जान लीजिए कि ये स्फीयर ना ऐसे भरा हुआ है, और ऐसे, और इसमें जो भी चार्ज होगा ना वो कहां पर होगा? इसके वॉल्यूम में होगा, पूरे वॉल्यूम में बिखरा हुआ होगा। तो ये कौन सी बॉडी होगी भाई? 3D बॉडी होगी। ठीक, तो ये हो गया सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ये कौन सी बॉडी होगी? 3D बॉडी होगी। ठीक है ना। अब 1D बॉडी के लिए हम हमेशा लैम्डा को डिफाइन करेंगे। किसको डिफाइन करेंगे? लैम्डा को। तो 1D बॉडी के लिए हमेशा लैम्डा डिफाइन होगा। लैम्डा मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, 2D बॉडी के लिए हमेशा सिग्मा डिफाइन होगा। क्या डिफाइन होगा? सिग्मा, मतलब ये चार्ज पर यूनिट एरिया। 3D बॉडी के लिए हमेशा रो डिफाइन होगा। रो मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। समझ गए बात को? तो 1D बॉडी के लिए लैम्डा, 2D बॉडी के लिए सिग्मा, 3D बॉडी के लिए रो। ठीक है, अब इनका मीनिंग क्या होता है वो समझ लेते हैं। जैसे dQ/dl, इसकी यूनिट अगर आप देखोगे ना, यूनिट, तो इसकी यूनिट ऊपर वाले की यूनिट तो हो जाएगी कूलम अपॉन मीटर। ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम अपॉन मीटर क्यूब। हाँ क्या ना? बिल्कुल ठीक है। अब जैसे प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया, यही होता है ना। तो प्रेशर को अपन कैसे डिफाइन करते हैं? पर यूनिट एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है, ऐसे करते हैं ना, कि यूनिट एरिया पर फोर्स कितना लग रहा है उसको अपन प्रेशर कहते हैं। सही बात है, बिल्कुल। तो जिस तरीके से हम इसको बोलते हैं यूनिट एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है, इसी तरीके से इसको बोलेंगे यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज बिखरा हुआ है। किस पर? यूनिट लेंथ पर। ठीक है, तो पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज बिखरा हुआ है उसको हम लैम्डा कहते हैं। लैम्डा का मतलब पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज बिखरा हुआ है। ठीक है, सिग्मा का मतलब क्या हो गया? पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज बिखरा हुआ है। और रो का मतलब क्या हो गया? पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज बिखरा हुआ है। समझ गए बात को? पर यूनिट लेंथ में कितना बिखरा हुआ है? लैम्डा। पर यूनिट एरिया में कितना है? सिग्मा। पर यूनिट वॉल्यूम में कितना है? रो। समझ गए बात को? तो ये तीन टर्म है जो हमें डिफाइन करनी होती है। अच्छा, इसी को अगर आप सेंटर ऑफ मास में पढ़ोगे ना, तो वहां पर पता है क्या होगा? चार्ज की जगह मास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चार्ज की जगह मास। तो वहां पर क्या बनेगा? dm/dl, dm/da, dm मतलब मास, dm/dv। समझ गए बात को? तो ये वहां पर हो जाएगा। कहां पर? अगर आप सेंटर ऑफ मास या रोटेशन पढ़ते हैं तो। ठीक है, यहां पर फिलहाल अपन चार्ज के बारे में बात करेंगे। ठीक है सर, इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग देखो, फोर्स अपॉन एरिया का मतलब 1 मीटर स्क्वायर में कितना फोर्स लग रहा है उसे अपन उसका प्रेशर कहते हैं।
1 मीटर स्क्वायर में कितना फोर्स लग रहा है उसे हम उसका प्रेशर कहते हैं। सिमिलरली 1 मीटर लेंथ में पर यूनिट लेंथ की बात करें हम लोग, कितना चार्ज बिखरा हुआ है उसको अपन लैम्डा कह रहे हैं। तो जैसे आप छोटी क्लास में करते थे ना कि 1 रुपए में इतनी चॉकलेट आती है, तो बताइए 10 रुपए में कितनी आएगी, यही करते थे। इसी तरीके से वो जो 1 रुपए में कितनी चॉकलेट आ रही है, अगर आपको वो पता हो तो आपके पास कितने रुपए हैं उनमें कितनी चॉकलेट आएगी आप वो निकाल सकते हो। जैसे मैं आपको बोलूं आपके पास 5 रुपए है भाई, तुमको क्या करना है कि ऐसी चॉकलेट लेके आनी जो 1 रुपए में 2 आती है, तो बताइए 5 रुपए में कितनी आ जाएगी। तो तुम क्या करोगे सर, 1 रुपए में 2 तो 5 रुपए में 10, ये करोगे ना, 5 इंटू 2 ये कर दोगे, बिल्कुल ये करेंगे। तो वो जो 1 रुपए में कितनी चॉकलेट आ रही है वो जो टर्म है ना, वो बेसिकली लैम्डा, सिग्मा या रो है। इन तीनों में से कोई ना कोई एक होगा जो उसका काम करेगा, डिपेंडिंग ऑन कौन सी बॉडी हम ले रहे हैं। ठीक है, तो लैम्डा का मतलब हो गया कि पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज बिखरा हुआ है। लैम्डा का मतलब हो गया चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये लैम्डा का मतलब। यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है वो लैम्डा। अब सोचो सोचो सोचो, अगर मैं तुमको ऐसा बोलूं, अगर मैं तुमको ऐसा बोलूं कि भैया एक रॉड है हमारे पास, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, एक रॉड है जिस पर कुछ चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ओके ठीक है, कर दिया, और इसकी चार्ज डेंसिटी आपको दी हुई लैम्डा। अच्छा, रॉड के लिए क्या डिफाइन होगा, लैम्डा, अभी थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, इसकी जो लेंथ है ना वो एल है। कितनी है लेंथ, एल है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस पर चार्ज कितना होगा, तो आप कहोगे कि यस बिल्कुल बता सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो लैम्डा का मतलब क्या होता है, यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, बिल्कुल ठीक है। तो लैम्डा हमको गिवन है कि इस रॉड की पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, मतलब 1 रुपए में कितनी चॉकलेट आती है वो अपने को पता है। मुझसे क्या पूछा जा रहा है कि बताइए एल लेंथ पर कितना चार्ज होगा। मुझसे क्या पूछा जा रहा है कि 5 रुपए में कितनी चॉकलेट आएगी। तो मैं क्या करूंगा, टोटल चार्ज ऑन रॉड निकालने के लिए 1 रुपए में जितनी चॉकलेट आ रही है मतलब लैम्डा, उसको मैं नंबर ऑफ रुपीज से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास चार्ज निकल के आ जाएगा। समझ गए बात को। इसी तरीके से अगर मान लीजिए ये जो डिस्क है, ये जो डिस्क है, इसका बच्चों आपको सिग्मा दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है, यूनिट एरिया पर कितना चार्ज बिखरा हुआ उसको सिग्मा कहते हैं। इसका सिग्मा आपको दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, इसकी रेडियस अगर आर हो तो बताइए इस डिस्क पर चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज सोचिए। अच्छा, डिस्क कैसा ऑब्जेक्ट है बच्चों, 2D ऑब्जेक्ट। चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, उसका सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, बरोबर है ना भाई बात। ठीक है, तो इसके लिए क्या डिफाइन करेंगे, सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है बच्चों, चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब यूनिट एरिया में कितना चार्ज है वो सिग्मा। मतलब 1 रुपए में कितनी चॉकलेट आती है वो यहां पर सिग्मा है। तो बताइए इसका एरिया कितना भाई, तो डिस्क पर जो टोटल चार्ज होगा ना वो कैसे निकालेंगे अपन, 1 रुपए में इतनी चॉकलेट आई, उसको एरिया ऑफ डिस्क से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब डिस्क का एरिया कितना होता है भाई, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर, ये लीजिए आंसर आ गया। समझ गए ना डिस्क पर कैसे चार्ज निकालना है। फिर तीसरा है, जैसे मान लीजिए एक स्फीयर आपको दे दिया भाई, ये लीजिए स्फीयर, और अब इसके अंदर क्या कर दिया अपने, चार्ज भर दिया है, ऐसे चार्ज भर दिया अपने, ये लो भाई। तो जब आप इसके अंदर चार्जेस भरोगे ना भाई ऐसे करके, और इसके लिए आपको रो भी दे दिया, रो। ठीक है, रो का मतलब क्या होता है, 1 रुपए में कितनी चॉकलेट आ रही है ना, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, तो बताइए इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है, कैसे निकालोगे, इस स्फीयर के अंदर का चार्ज निकालना है ना भाई। तो 1 रुपए में इतनी चॉकलेट आ रही है, हमको बस नंबर ऑफ रुपीज पता होनी चाहिए, मतलब स्फीयर का वॉल्यूम पता होना चाहिए। अब स्फीयर का वॉल्यूम बच्चों निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, एक स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर, ये लीजिए। तो इस तरीके से हम चार्ज निकाल सकते हैं। समझ गए बात को, अच्छा जी ठीक है, क्लियर है यहाँ पर।
तो अगर आपको लैम्डा पता है, इसका मतलब आपको ये पता है कि 1 रुपए में कितनी चॉकलेट आ रही है, तो नंबर ऑफ रुपीज से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको सिग्मा पता है तो एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल चार्ज आ जाएगा। रो दिया हुआ है तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके हम टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। क्लियर है बात यहां तक? तो चलिए पहले यहां तक नोट करिए, फिर कुछ और आगे बात करते हैं। पहले यहां तक नोट कर लीजिए अच्छे से, एंड देन इसके आगे की बातें करते हैं। चलिए भैया, हो गया नोट? स्क्रीन को पॉज करिए और फिर नोट करिए इसको फटाफट फटाफट। चलिए भैया, हो गया होगा। अब ये वाला नोट कर लो ऐसे ही। चलिए, हो गया ये। चलो बच्चों, अब थोड़ी सी और आगे की बातें करते हैं। अच्छा, जैसे मान लो आपको ऐसा बोला जाता है, जैसे आप जनरली दुकान पे खरीदारी करने जाते हैं तो यही तो होता है ना कि अगर आप बल्क में मटेरियल खरीदते हैं तो जैसे वो बोल देगा कि भाई 1 रुपए में तो एक ही आ रही है, लेकिन अगर आप 10 लोगे ना तो मैं आपको 80 पैसे की या 75 पैसे की लगा दूंगा, ऐसा कुछ बोल देगा वो, है ना। फिर अगर आपने मान लीजिए, फिर आप बोलोगे कि यार मुझे 10 नहीं, मुझे तो 100 चॉकलेट लेनी है, तो क्या बोलेगा, ठीक है फिर मैं एक काम करता हूँ, इसको 75 पैसे की जगह 50 पैसे की लगा दूंगा मैं। ऐसे होता है ना। तो वहां पर क्या हो गया बच्चों, वहां पर जो लैम्डा है ना, या लैम्डा सिग्मा एरो, वो वेरी कर रहा है लगातार, आगे ना। उस केस में हम क्या करेंगे, जब भी ऐसे वेरिएबल होगा ना, तो हम डायरेक्ट चार्ज नहीं निकाल सकते कभी भी, कि सीधा लैम्डा दिया लैम्डा दिया है उसको सीधा लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो चार्ज आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है ना। ओके, तो फिर उस केस में क्या करना पड़ेगा, उस केस में वो करना पड़ेगा जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं। ठीक है, तो कभी भी अगर लैम्डा सिग्मा या रो इसमें से कुछ भी वेरिएबल आ जाए ना, तो क्या करना होता है वो समझिएगा। कुछ भी वेरिएबल हो सकता है ना, वेरिएबल चार्ज डेंसिटी। समझना भाई, आज थोड़ा सा मैथमेटिकल रहेगा अपना लेक्चर, लेकिन ये मैथमेटिकल लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर्स में ये जो कॉन्सेप्ट मैं आज आपको बता रहा हूँ ना बच्चों, वो बेहद बेहद ज्यादा काम आने वाला, बहुत ज्यादा काम आने वाला है आपको। ठीक है, इसलिए ध्यान से समझना है इसको, कि इस लेक्चर में हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले वेरिएबल चार्ज डेंसिटी, इसका एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं। ये लीजिए, एक रॉड है भाई ऐसे। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, रॉड है तो ये। अब इस रॉड का जो लैम्डा है ना बच्चों, वो वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है, के इंटू एक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, जहां पर ये एक्स क्या है, यहां से यहां तक की दूरी है, और इस रॉड की टोटल लेंथ एल है। तो एट डिस्टेंस एक्स लैम्डा बराबर के एक्स, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है ना, और आपको क्या निकालना है, देन फाइंड, तो मैं इसको थोड़ा सा सही लिख देता हूँ, एट डिस्टेंस एक्स लैम्डा बराबर के एक्स, ये आपको गिवन है। आपको क्या निकालना है, टोटल चार्ज निकालना है। किस पर निकालना भाई, रॉड पर निकालना। ठीक है, तो इस रॉड पर टोटल चार्ज कितना होगा ये हमें यहाँ पर निकालना है। अच्छा सर, ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे भाई, वही मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। देखो इसमें ना, जैसे तुम्हारे पास है ना, ये बहुत सारे दोस्त यहाँ पर खड़े हुए हैं। ठीक है, हर एक का एक्स अलग अलग हुआ, एक्स मतलब उसका पोजीशन हो गया। जैसे तुम अगर यहाँ पर खड़े हो तो तुम्हारा एक्स अलग होगा, यहाँ पर कोई दूसरा पर्सन खड़ा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट अलग होगा, यहाँ पर कोई तीसरा पर्सन खड़ा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट अलग होगा। तो हर एक के लिए एक्स वेरी कर रहा है, आगे ना। और जैसे जैसे एक्स वेरी कर रहा है तो लैम्डा भी वेरी करेगा, क्योंकि लैम्डा किसका फंक्शन है बच्चों, एक्स का फंक्शन है। समझ गए बात को यहाँ पर। तो यहाँ पर ना
लैम्डा लगातार वेरी कर रहा है, और जब भी वेरी करेगा तो हम कभी भी ये काम नहीं करेंगे कि चार्ज बराबर चार्ज ऑन रॉड बराबर लैम्डा इंटू लेंथ ऑफ रॉड, लेंथ ऑफ रॉड, ठीक है ना। कभी भी ये काम नहीं करना जब भी लैम्डा वेरी करेगा, तो ये गलत है। कब गलत हो जाएगा? जब भी लैम्डा क्या होगा बच्चों, वेरिएबल होगा। तो जब भी लैम्डा वेरिएबल होगा तो कभी भी अपन डायरेक्ट ऐसा नहीं निकालेंगे। ये काम अपन कब कर सकते थे? जब लैम्डा कांस्टेंट होगा तब। जब भी ये वेरिएबल होगा ना तो ये गलत हो जाएगा। वहां पर अपने को क्या करना है? मैथमेटिक्स यूज करनी है। कौन सी मैथमेटिक्स? सिंपल मैथमेटिक्स। कौन सी वाली? बेसिक मैथमेटिक्स, जो आपने 11th में शायद पढ़ी होगी, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। याद है कुछ ऐसा? बस वही, उतनी मैथ्स चाहिए अपने, ठीक है। अब देखो भाई कैसे करते हैं इसको। अप्रोच आपके दिमाग में डेवलप होनी चाहिए। अगर आपने पहले से अप्रोच अपने दिमाग में डेवलप कर ली तो बहुत बधाई हो आपको, आप काफी सारे लोगों से बहुत आगे हैं। लेकिन अगर अभी तक भी दिमाग में डेवलप नहीं हो पाया तो आपको ये अप्रोच अपने दिमाग में डेवलप करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जब भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं जेईई के अंदर तो कहीं ना कहीं आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ना, कि लिमिट कैसे लगानी है, एलिमेंट कैसे लेना है, ये कहीं ना कहीं आपको परेशान करता रहेगा। इसलिए इसको सीखना है, आज नहीं तो कल सीखना ही पड़ेगा अगर आप जेईई क्लियर करना चाहते हैं तो देखिए भाई क्या करना है। सबसे पहले तो जब भी लैम्डा वेरिएबल होगा ना तो अपन सीधा पूरी रॉड का चार्ज नहीं निकालेंगे एक साथ, है ना। हमें क्या करना पड़ेगा? पहले एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। अब एलिमेंट हमें ऐसा लेना है बच्चों ताकि हमारा काम आसान हो जाए, पहली बात। और दूसरी बात, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? एक तो हमारा काम आसान होना चाहिए। आसान कब होगा काम? जब वेरिएबल्स कम से कम होंगे, पहली बात। दूसरी बात, दूसरी बात, हमारा काम आसान कब होगा? हमारा काम आसान तब होगा जब एक तो क्या होगा कि एलिमेंट अपन इस तरीके से माने कि हमारे पास वेरिएबल्स कम से कम हो। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरी बात, एलिमेंट इस तरीके से मानना होता है कि अगर वैसे ही शेप के आप और भी एलिमेंट्स लो, उसी शेप के जैसे ही और भी एलिमेंट्स लो, तो वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बन जाना चाहिए। समझ रहे हो बात को? क्या क्या बातें ध्यान रखनी है एलिमेंट लेते वक्त? एक तो ट्राई टू कीप वेरिएबल्स, ट्राई टू कीप नंबर ऑफ वेरिएबल्स एज मच लो पॉसिबल। जितना हो सके उतना ही आपको कम करने हैं वेरिएबल्स, ठीक है। एक बात ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, सेम शेप के एलिमेंट लेने पर वो ऑब्जेक्ट मिल जाए। ध्यान से सुनना जो मैंने कहा, वो सेम शेप के एलिमेंट, सेम शेप के एलिमेंट्स लेने पर वो ऑब्जेक्ट्स मिल जाए, ठीक है। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। ये क्या बोल दिया सर आपने? जैसे मान लो कि मैं आपको कहूं कि यार तुमको ना इसको छोटे छोटे से एलिमेंट्स में काटना है, तो ये सबसे आसान काम क्या होगा? कैसे एलिमेंट्स में काट देंगे? ऐसे ही छोटे छोटे से एलिमेंट्स में काट दो, ऐसे छोटे छोटे से। यस और नॉट? सही बोल रहा हूँ बिल्कुल मैं? तो हम क्या करेंगे, इसको ना ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे से एलिमेंट्स में काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमको क्या करना है? ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे से एलिमेंट्स लेने हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया बच्चों? एक एलिमेंट लिया। अच्छा, इस पर चार्ज भी दिया हुआ है ना, चार्ज है लैम्डा, ऐसे चार्ज बिखरा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है? एक छोटा सा एलिमेंट लेना है। ले लिया अपन ने एक एलिमेंट? यस, बिल्कुल ले लिया। अब ये जो एलिमेंट मैंने लिया ना, यहाँ से x दूरी पर लिया। मैं इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से यूज कर लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए। ये जो एलिमेंट लिया ना मैंने, x दूरी पर लिया है, और इसकी जो लेंथ है ना बच्चों वो dx है। अगर x दूरी पर जाकर के एलिमेंट ले रहा हूं तो dx लूंगा, r दूरी पर जाकर के एलिमेंट लूंगा तो dr लूंगा, y दूरी पर एलिमेंट लूंगा तो dy लूंगा। समझ गए बात? तो हमने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया पहले, उस एलिमेंट की लेंथ कितनी बच्चों? dx है। अब सोचिए कि लैम्डा किसके साथ वेरी कर रहा है? कि x के साथ साथ। अगर मैं x को फिक्स कर दूं तो लैम्डा कांस्टेंट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात, हाँ कि ना? अच्छा, ये dx याद है आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा? डेल्टा x से dx कब बनता है? जब डेल्टा x
टेंडिंग टू 0 होता है तो डेल्टा एक्स को अपन dx लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं याद है तो कोई बात नहीं, ये ध्यान रखें कि dx ना बहुत छोटी सी लेंथ होती है। कितनी छोटी? टेंडिंग टू 0 वाली लेंथ, इतनी छोटी लेंथ होती है, ठीक है ना। अब सोचिए जरा कि भाई मुझे ना इस छोटे से एलिमेंट का चार्ज लिखना है पहले। अब इस छोटे से एलिमेंट का चार्ज कैसे लिखेंगे? तो सोचिए भाई, इस एलिमेंट की लेंथ मुझे पता है भाई, बिल्कुल ठीक है। इस एलिमेंट की लेंथ मुझे पता है, बिल्कुल ठीक है, dx की लेंथ है। पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, मतलब मुझे ये पता है कि भाई मेरे पास कितने रुपए हैं, dx रुपए है मेरे पास। 1 रुपए में कितनी चॉकलेट आएंगी, वो अपने को दिया हुआ है, इतनी इतनी चॉकलेट आएंगी 1 रुपए में, हाँ कि ना। अब सोचे अगर 1 रुपए में इतनी चॉकलेट आएंगी तो dx रुपए में कितनी आएंगी। तो अगर हम यहाँ पर यूनिटरी मेथड लगा के निकाल लेंगे ना इसको, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो चार्ज ऑन एलिमेंट क्या लिखेंगे हम लोग? एलिमेंट पर जो चार्ज है इसको मैं जो बोल रहा हूं dq। तो dq बराबर कितना हो जाएगा? 1 रुपए में जितनी चॉकलेट आ रही है वो इनटू हमारे पास कितने रुपए हैं, तो एलिमेंट के पास dx रुपए हैं, तो इतनी चॉकलेट आ जाएगी। सही बात है। ये अपन ने क्या निकाल लिया? इस छोटे से एलिमेंट का चार्ज निकाल लिया अपन ने। क्लियर है बात? अच्छा ठीक है सर, अभी तो आपने कहा था कि ये गलत है। यहां पर ध्यान से देखिए, किस पर है? रॉड पर। और ये किस पर है बच्चों? ये एलिमेंट पर है। तो दोनों अलग अलग चीज है ना भाई। मैंने पूरी रॉड पर थोड़ी ना निकाला, मैंने तो एलिमेंट पर निकाला है। तो जब भी लैम्डा वेरिएबल होगा ना, या सिग्मा वेरिएबल होगा, या फिर रो वेरिएबल होगा, तो हमेशा अपने को यही करना है, पहले एलिमेंट लेना है, एलिमेंट पर फिर चार्ज निकालेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। ओके तो उस छोटे से एलिमेंट पर चार्ज आ गया लैम्डा इंटू dx के बराबर। ओके ठीक है, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो अब सोचिए छोटे से एलिमेंट पर अगर इतना है सर, लेकिन यहां का लैम्डा कितना होगा? ध्यान से देखो बच्चों, ये जो एलिमेंट है ना कितनी दूरी पर है सर? ये x दूरी पर है। और x दूरी पर लैम्डा की वैल्यू कितनी है? ये तो kx के बराबर है। तो लैम्डा की जगह मैं क्या रख सकता हूं? kx रख सकता हूं। तो ये आ जाएगा kx इंटू dx। अच्छा, ये छोटे से एलिमेंट का चार्ज है बच्चों। अब सोचिए ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स लीजिए, हर एक एलिमेंट का चार्ज निकालिए और फिर उनको जोड़ दीजिए। ये करना है, हर एक एलिमेंट का चार्ज निकालना है ऐसे ही करके, और फिर क्या करना है? उनको जोड़ देना है। जोड़ने का मतलब यहां पर क्या करना है भाई? इंटीग्रेशन करना है। इसलिए पूरी रॉड का जो चार्ज होगा ना बच्चों, वो हो जाएगा इन छोटे छोटे से चार्जेस का समेशन, मतलब इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा kx इंटू dx। ओके, अब बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, लिमिट्स। लिमिट कैसे पुट करनी है, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। जब भी लिमिट पुट करनी हो, सबसे पहले ये पहचानना है। क्या पहचानना है? कि जिसका मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं, जिसके रेस्पेक्ट में मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं, वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उस इंटीग्रेशन के अंदर। जैसे कि यहां पर इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? वो x के रेस्पेक्ट में हो रहा है। किसके रेस्पेक्ट में? कुछ बच्चे बोलते हैं सर dx के रेस्पेक्ट में हो रहा है। अरे dx के रेस्पेक्ट में नहीं भाई, वो x फंक्शन कौन है? फंक्शन तो x है ना। तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो x के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन हो रहा है, तो रिमेंबर जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं, लिमिट भी हमेशा उसी की पुट करते हैं। अगर यहां पर dx की जगह dy होता तो मैं y की लिमिट पुट करता, dz होता तो मैं z की लिमिट पुट करता। यहां पर dx है तो अपन x की लिमिट पुट करते। जो मैंने कहा वो बीच बीच में आप जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है ना, उसको लिखते जाइए स्क्रीन को पॉज करके। अगर आपको लगता है कि सर ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको स्क्रीन को पॉज करिए, उसको लिख लीजिए, क्योंकि ये चीजें आपको आगे खुद के लिए करना है ना भाई। ये तो आपको खुद से पता करना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। यस नॉट, जो जो मुझे लगेगा कि हाँ यार ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, वो तो मैं बता ही दूंगा। लेकिन जब मैं कुछ बातें बोल रहा हूँ, तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये चीजें आती होंगी पहले से, है ना। जिनको नहीं आती है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। तो वो लिख लीजिए भाई। तो सबसे पहली बात, इंटीग्रेशन जिसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, हमेशा लिमिट भी उसकी रखनी है। तो यहां पर इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? एक्स, तो लिमिट भी किसकी रखेंगे? एक्स की रखेंगे। ओके सर, ठीक है। अब x की लिमिट का मतलब क्या? लिमिट का मतलब क्या होता है? लिमिट का मतलब होता है बच्चों कि उसकी वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो सकती है। क्या होता है? लिमिट का मतलब होता है कि उस जिसकी आप लिमिट रखना चाहते हो, जिसकी आप लिमिट रखना चाहते हो, वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, वो लिमिट का मतलब होता है। जैसे कि देखो, हम किसकी लिमिट रखना चाहते हैं? सर x की लिमिट रखना चाहते हैं। तो अभी तक अपन ने क्या क्या सीखा? दो बातें सीख ली। लिमिट किसकी रखनी होती है? जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होता है। लिमिट रखते कैसे हैं? लिमिट का मतलब क्या होता है कि वो क्वांटिटी जिसकी मैं लिमिट रखना चाहता हूं, वो कहां से कहां तक चेंज हो रही है, ये होता है लिमिट का मतलब। अब मुझे यहां पर लिमिट किसकी रखनी है? सर x की रखनी है। तो बच्चों x कहां से नाप रहे हैं अपन? x सर यहां से नाप रहे हैं अपन लोग। अच्छा, अब सोचो जरा, मैंने आपको क्या कहा था कि ऐसे छोटे छोटे से एलिमेंट्स लेने हैं।
इस रॉड पर बता सकते हो एलिमेंट कहां से कहां तक ले सकते हो। इस रॉड के छोटे छोटे से एलिमेंट्स जब आप काटोगे ना, तो क्या आप इसके इधर जाकर के एलिमेंट काट सकते हो? नहीं काट सकते। क्या आप इसके इधर जाके एलिमेंट काट सकते हो? नहीं काट सकते। तो नहीं काट सकते क्योंकि सर रॉड ही नहीं है। रॉड तो यहां पर शुरू हो रही है, यहां पर खत्म हो रही है, हाँ क्या ना। इसका मतलब मैं एलिमेंट कम से कम यहां ले सकता हूं और ज्यादा से ज्यादा यहां ले सकता हूं। अब सोचो भाई, अगर आपने एलिमेंट यहां लिया तो बताइए यहां पर x बराबर कितना? सर x को तो यहां से ही नाप रहे हैं अपन, तो अगर यहीं पर ही मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं और यहां से कोई दूरी नाप रहा हूं, तो मुझसे कोई कहे कि जहां तुम खड़े हो वहां की दूरी बताओ तुमसे कितनी है, तो मैं कहूंगा 0 है। तो यहां से बच्चों इस जगह पर x बराबर कितना है? 0 के बराबर है। और अगर यहां पर मैं एलिमेंट लेता हूं तो बच्चों उसका x कितना हो जाएगा? तो सोचिए बच्चों, अगर आपने यहां एलिमेंट लिया तो x बराबर कितना हो जाएगा? l हो जाएगा। तो बताइए x की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है बच्चों? 0। क्या हम इसके इधर एलिमेंट ले सकते थे? नहीं ले सकते थे, इसलिए x की मिनिमम वैल्यू 0। क्या हम इसके इधर एलिमेंट ले सकते थे? नहीं ले सकते थे। तो यहां पर अगर मैं एलिमेंट लेता हूं तो x को अपन यहां से नाप रहे हैं ना भाई, तो यहां से नापेंगे तो इधर जाते जाते x बढ़ रहा है, यहां पर जाकर के x कितना हो जाएगा? l हो जाएगा। इसलिए x की लिमिट कहां से कहां तक? 0 से लेकर के l तक हो जाएगी। क्लियर है बातें? ठीक है सर। अच्छा एक और बात ध्यान रखना है, देखो जब आप इन चीजों को नया नया सीखते हैं ना, तो मतलब थोड़ा सा लगता है कि सर ये क्या सीख रहा हूं मैं। लेकिन जैसे जैसे आप इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे ना, और एक दो चैप्टर के बाद तो आपके लिए चीजें बहुत नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग में आपको इनको सीखने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है भाई, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा अपना खुद का, कि हाँ यार ये लिमिट देखो सर ने क्या सोच के पुट किया है यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, इंटीग्रेशन में क्या होता है भाई, कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, तो बच्चों के को बाहर निकाल लो। तो जैसे आप के को बाहर निकालोगे ना, तो देखिए रॉड पर चार्ज कितना आ गया, के को अपन ने बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा? एक्स डी एक्स बचेगा। लिमिट हो जाएगी एक्स की कहां से कहां तक? 0 से लेकर के l तक हो जाएगी। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए भाई, x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों? एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से लेकर के l तक। k की जगह पर k है, x की पहले वैल्यू कितनी पुट करनी है? l पुट करनी है। तो पहले हमेशा अपर लिमिट पुट करते हैं बच्चों, फिर कौन सी लिमिट पुट करते हैं? लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो x की जगह पहले अपन ने l पुट किया अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट पुट की x की जगह 0। k की जगह पर k है l स्क्वायर बाई 2 माइनस 0। तो रॉड पर टोटल चार्ज कितना आ गया भाई? एल स्क्वायर बाई 2। ये लीजिए इस रॉड का टोटल चार्ज। समझे बात को? हमेशा यही करना है, हमेशा जब भी आपको वेरिएबल चार्ज डेंसिटी मिल जाए, पहले एक एलिमेंट का चार्ज निकालना है, फिर उसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो अगर आपके दिमाग में ये बात घुस गई, फिट हो गई, तो आप एक काम करिए, आपको एक होमवर्क देता हूं, करोगे ट्राई? पक्का? चलिए तो आप एक बार एक होमवर्क देता हूं, उसको ट्राई करना भाई, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ठीक है, अगर तुमको ये आता तो वो आराम से कर लो। पहले इसको नोट भी कर लो भाई साथ के साथ, स्क्रीन को पॉज करके। हो गया भाई? चलो अभी ये भी हो गया होगा, ठीक है। तो एक होमवर्क है तुम्हारे लिए, होमवर्क ये है, तो x दूरी पर लेमडा की वैल्यू ये है, और आपको क्या करना है बच्चों? रॉड पर टोटल चार्ज निकालना है। रॉड की टोटल लेंथ कितनी बच्चों? 2l। कर लोगे इसको? पक्का? एक बार ट्राई करना। x कहां से नाप रहे हैं अपन? इस जगह से नाप रहे हैं। करोगे इसको? ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क एक अच्छा क्वेश्चन है ना। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल मैं आपको करवाता हूं। अभी जो अपन ने ऑब्जेक्ट लिया था बच्चों, वो कैसा ऑब्जेक्ट था? 1D ऑब्जेक्ट था। तो एक रॉड को अपन ने कैसे एलिमेंट में काट दिया? ऐसे छोटे छोटे से एलिमेंट में काट दिया ना। अब इसी की जगह पर अगर मान लीजिए आपको एक डिस्क दे दिया मैंने, क्या दे दिया? एक डिस्क। समझना भाई, बहुत काम की चीज है ये जो भी अपन कर रहे हैं यहाँ पर। ये आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये बहुत सारी जगह पर काम आएगा आपको, ट्रस्ट में, बहुत सारी जगह पर काम आएगा, ठीक है।
सर अभी तो डिस्क का करवाया था आपने थोड़ी देर पहले। नहीं, सुनो जरा पहले, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। ये भाई एक डिस्क है, ठीक है, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, ठीक है, इसकी रेडियस ना है आर के बराबर। ठीक है जी सर, बहुत बढ़िया बात है। इसके लिए क्या डिफाइन करोगे? सर इसके लिए हम सिग्मा डिफाइन करेंगे। तो मान लीजिए बच्चों सिग्मा, अच्छा अगर सिग्मा कांस्टेंट होगा और मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए डिस्क पर टोटल चार्ज कितना है, तो क्या करोगे? सर अगर सिग्मा कांस्टेंट होता है तो हम सिग्मा को सीधा एरिया से मल्टीप्लाई करके डिस्क पर टोटल चार्ज निकाल सकते हैं, जो आपने हमें थोड़ी देर पहले बताया था। कहां बताया था? ये लीजिए, अगर सिग्मा कांस्टेंट हुआ तो सिग्मा को सीधा अपन क्या करेंगे भाई, एरिया से मल्टीप्लाई करके टोटल चार्ज निकाल लेंगे। परंतु अगर सिग्मा वेरिएबल हो तो क्या करना है? तब भी ये करना है क्या? तो जवाब है नहीं, तब ये नहीं करना। तो मान लीजिए कि सिग्मा जो है ना वो वेरी कर रहा है बच्चों एक्स के साथ, सी एक्स, ठीक है। अब ये एक्स क्या है? एक्स है बच्चों डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डिस्क। तो डिस्क के सेंटर से दूरी है एक्स। अच्छा जी, ठीक है। इसका मतलब जितने भी पॉइंट्स सेंटर से एक्स दूरी पर होंगे उन सब के लिए सिग्मा की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। अगर सबका एक्स फिक्स कर दिया जाए तो सबके लिए सिग्मा कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन अगर एक्स अलग अलग हो रहा है तो फिर सिग्मा भी अलग अलग होगा। अब मेरा सवाल यह है कि बताइए इस डिस्क पर कितना चार्ज है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले बताओ चलो। तो एक जो बच्चा होगा ना, कौन सा बच्चा? वो वाला बच्चा, वो क्या करेगा भाई? सर डिस्क का चार्ज निकालना है ना, तो सर सिग्मा को सीधा एरिया ऑफ डिस्क से मल्टीप्लाई कर दो। ये लीजिए आंसर आ गया। अब आप खुद से सवाल पूछिए कि क्या उसने ये सही किया, तो जवाब है नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है भाई? क्योंकि सर अभी सिग्मा वेरिएबल है ना, तो ऐसे थोड़ी ना निकालेंगे। तो पहले क्या करना पड़ेगा? एलिमेंट्स में तोड़ना पड़ेगा भाई। अब एलिमेंट्स में कैसे तोड़ेंगे? तो सोचिए यहां पर एलिमेंट कैसे लिए जाएं। तो बच्चों एलिमेंट लेते वक्त ये दो बातें ध्यान रखनी थी जो मैंने कहा था। एक तो हमारा काम आसान होना चाहिए, मतलब वैसे के वैसे आइडेंटिकल एलिमेंट्स ले लें तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बन जाना चाहिए। दूसरी बात, वेरिएबल्स हमें कम से कम रखने, बस इतना ध्यान रखना। तो यहां पर एक वेरिएबल तो है भाई एक्स तो आएगा ही आएगा, हाँ के ना। तो आइए अब यहां पर एलिमेंट लेना सीखते हैं। एलिमेंट कैसे लेना है उसको समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, पे योर अटेंशन। देखिए भाई, तो ये हमारी डिस्क है, ये इसका सेंटर हो गया है ना, ये इसका सेंटर हो गया। ठीक है जी, ओके। अब बच्चों मैं यहां पर क्या करता हूं, ऐसे छोटे छोटे से ना, जस्ट तो थोड़ा सा इधर ले आते हैं अपन। मैं यहां पर क्या करता हूं, छोटे छोटे से ना एलिमेंटल रिंग्स बना देता हूं। आप खुद से सोच करके देखिए एक बार कि क्या मैं ऐसी बहुत सारे रिंग्स ले लूं। अरे भाई तेरे को छोड़ना जाना है। ये ले। आप खुद से सोच करके देखिए बच्चों, एक डिस्क मैं आपको दे दूं, उस डिस्क पर आप ऐसे छोटी छोटी सी रिंग्स बना सकते हो बहुत सारी। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं यार, यस और नॉट, ये तो सबसे आसान तरीका है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक एलिमेंटल डिस्क रिंग लेते हैं। ये मैंने एक एलिमेंटल रिंग ले ली, जिसकी की रेडियस है बच्चों एक्स, और जिसकी कुछ थिकनेस होगी बच्चों, कितनी थिकनेस होगी इसके, डीएक्स। जैसे एलिमेंटल रिंग की थिकनेस है बच्चों डीएक्स के बराबर। ठीक है, चलिए ठीक है। अब ध्यान से देखो, ऐसे ही मैं बहुत सारे रिंग्स ले लूंगा अलग अलग रेडियस की, तो क्या ये पूरी की पूरी डिस्क बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी, यस सुनो। तो हमने यही तो कहा था कि वैसे ही शेप के बहुत सारे एलिमेंट ले लो तो वो ऑब्जेक्ट बन जाना चाहिए, और दूसरा वेरिएबल कम से कम आना चाहिए। तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल आ रहा है, वो है एक्स, हाँ क्या ना। अच्छा, अब अगला काम क्या करना है आपको? सबसे पहले इस एलिमेंट पर चार्ज निकालना है। तो एलिमेंट पर चार्ज कैसे निकालेंगे भाई? तो एलिमेंट पर चार्ज निकालने के लिए हमें क्या दिया हुआ है, सिग्मा हमको पता है, और अब हमें उस एलिमेंट का एरिया लेना है बस। तो इस एलिमेंट का एरिया निकाल लो, मतलब 1 रुपए में कितनी चॉकलेट आती है वो हमको पता है, और हमें अब उस नंबर ऑफ रुपीज से मल्टीप्लाई करना है।
परंतु सवाल ये कि इस एलिमेंट का एरिया होगा कितना। तो बच्चों यू कैन इमेजिन, आप खुद के सामने एक प्लेट रखी है, थाली जो होती है ना खाना खाने वाली वो रखी है, उसमें ना आप दो रिंग्स बनाइए, है ना, ऐसी इस टाइप की रिंग्स बनाइए। तो दोनों के बीच का जो एरिया है ना ये वाला, आपको वो एरिया लिखना होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना भाई, इमेजिन करना यार, है ना। जैसे ही आप इसको यहां से कट लगाओगे ना, ऐसे कट लगाओगे ऐसे, और कट लगाओगे और इस स्ट्रिप को ऐसे चौड़ा करोगे ना, क्या आप मुझे बता सकते हो इसकी सरकमफेरेंस कितनी है? तो इसकी सरकमफेरेंस तो हो जाएगी 2πx। तो वो जो आपने दो रिंग्स बनाई है ना बच्चों, उनकी सरकमफेरेंस हो जाएगी 2πx के बराबर, हाँ के ना। और उनके बीच में जो गैप है ना, वो गैप कितना है? dx है। अब एक काम करो, उन रिंग्स के बीच में कट लगाओ। तो जैसे आप यहां पर कट लगाओगे ना, तो कट लगा के इन रिंग्स को जैसे आप ऐसे चौड़ा करोगे ना इस तरीके से, तो ये कुछ ऐसी स्ट्रिप जैसी बन जाएगी, इस टाइप से कुछ ऐसी स्ट्रिप नजर आएगी आप। जैसे आप इसको कट लगा के ऐसे करोगे ना लंबा, इस तरीके से। अब देखो, घर पे प्लेट काटनी नहीं है, यहां पर इमेजिन करना है बस, ठीक है। आप चाहे तो कॉपी के साथ, अपनी कॉपी के पेज पर ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि दो रिंग्स बनाइए, है ना, उनकी रेडियस थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए बस, है ना, ज्यादा नहीं। और फिर उन दोनों रिंग्स का जो पार्ट है ना उसको कट करिए, तो कट करने के बाद ना आपको वो ऐसा रेक्टेंगल जैसा कुछ नजर आ जाएगा। ये जो रेक्टेंगल जैसा कुछ नजर आ रहा है ना बच्चों, यही तो हमारा एलिमेंट का एरिया है। अब इस एलिमेंट की थिकनेस ये वाली कितनी है भाई? ये वाली थिकनेस है बच्चों dx के बराबर। और इस एलिमेंट की लेंथ कितनी है? जितनी की इस डिस्क की इस रिंग की सरकमफेरेंस थी, इतनी हो जाएगी। सही बात है बिल्कुल। फिर से कह रहा हूं, यहां से कट लगाइए, कट लगा के जैसे ही आप इसको खोलेंगे, तो ये जो एलिमेंटल रिंग आप देख रहे हो ना, ये रिंग आपको एक रेक्टेंगल स्ट्रिप की फॉर्म में नजर आएगी। उसी स्ट्रिप को वापस जोड़ दो ऐसे, तो वो रिंग्स बन जाएगी, ये एलिमेंटल रिंग बन जाएगी, ठीक है ना। अब इसका एरिया कितना होगा? तो इसका एरिया हो जाएगा भैया, एरिया बराबर, एक रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? 2πx इंटू dx के बराबर हो जाएगा। सही बात है ना। ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड 2πx है, ये वाली साइड dx है। ओके, तो हमें dA भी पता लग चुका है। अच्छा, अब यहां पर सिग्मा कितना होगा? तो सिग्मा किसके साथ वेरी कर रहा है? सर सिग्मा वेरी कर रहा है x के साथ। क्या इस एलिमेंटल रिंग के हर पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से सेम है? तो जवाब है हाँ, x सबके लिए सेम है। तो अगर सबके लिए सेम है तो बताइए इस एलिमेंटल रिंग के लिए सिग्मा कितना हो गया? इस एलिमेंटल रिंग के लिए सिग्मा बराबर हो गया cx के बराबर। तो बताइए इस छोटे से इस एलिमेंट पर चार्ज कितना हुआ? तो सर इस पर चार्ज हो जाएगा सिग्मा, का मतलब हो गया cx इंटू उसका एरिया हो गया 2πx इंटू dx। ओके, अब बच्चों यहां से देखो x और x मिलके क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो 2πcx स्क्वायर इंटू dx, ये क्या आ गया? इस एलिमेंट का चार्ज आ गया। अब सोचिए एलिमेंट का चार्ज इतना है, पूरी रिंग पर चार्ज, पूरी डिस्क पर चार्ज कितना होगा, वो मुझे निकालना भाई। तो पूरी डिस्क पर अगर आपको चार्ज निकालना है बच्चों, तो आप क्या करिए, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। अब बच्चों इसमें से जो भी कांस्टेंट है पहले आप उसको बाहर निकाल लीजिए, और अंदर अब क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर dx बचेगा, हाँ क्या ना। अब सबसे पहले आप यहां पर इंटीग्रेशन देखिए किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? सर एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो बच्चों लिमिट भी किसकी लगाएंगे? सर लिमिट भी एक्स की लगेगी। क्या आप मुझे बता सकते हैं एक्स क्या है? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं ना सर। एक्स जो है ना एलिमेंटल रिंग की रेडियस है, यस और नॉट। तो मैंने क्या कहा था, लिमिट जब भी रखनी है तो पहले ये पहचानिए कि वो वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो एक्स यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एलिमेंटल रिंग की रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं एलिमेंटल रिंग की रेडियस कहां से कहां तक हो सकती है? बिल्कुल बता सकते हैं। सोचिए, आप जब इस पर एलिमेंट लोगे तो मिनिमम कितने रेडियस की डिस्क रिंग ले सकते हो? तो सर मिनिमम अपन रिंग यहां पर ले सकते हैं, हाँ कि ना। एलिमेंटल रिंग लेनी बिल्कुल छोटी सी, ऑलमोस्ट जीरो रेडियस की। तो मिनिमम रेडियस अपन जीरो रख सकते हैं। मैक्सिमम रिंग की रेडियस कितनी रख सकते हो? मैक्सिमम रेडियस ऑफ रिंग होगा तब जब मैं इसके सरकमफेरेंस पर एलिमेंट लूंगा, हाँ कि ना। उस केस में बताइए एक्स कितना हो गया? तो सर एक्स की वैल्यू, अगर हमने बड़ी वाली रिंग ली तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी आर, और अगर हमने मिनिमम रेडियस की रिंग ली तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0। इसलिए एक्स की लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी? 0 से कैपिटल आर। तो ये हो जाएगा 2πc। अच्छा बच्चों, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? x³/3 होता है। लिमिट लगा दीजिए 0 से r तक, तो ये हो जाएगा 2πc। पहले अपर लिमिट आएगी और फिर लोअर लिमिट 0 है बच्चों, तो ये आ जाएगा 2πc r³ अपॉन में 3 के बराबर।
ये आपके पास क्या आ गया भाई, डिस्क का चार्ज आ गया है। अब यहां से आपको क्या सीखना होता है, यहां से आपको ये सीखना होता है बच्चों कि एलिमेंट कैसे लिया जाता है। पहले आप इसको नोट करिए, पहले आपको क्या करना होता है, एलिमेंट कैसे लिया जाता है आपको ये सीखना होता है। एलिमेंट लेने के बाद लिमिट कैसे लगाई जाती है आपको ये सीखना होता है। ये कुछ, यही तो छोटी छोटी चीजें हैं भाई जिनको सीख करके आगे अपन बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन करिए, पहले स्क्रीन को पॉज करके, और इसको भी नोट डाउन करिए इसके बाद। चलो भैया, तो अभी तक आई होप आपका नोट डाउन हो गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं यहां से। ठीक है, तो अभी अपन क्या बात करने वाले हैं, अभी अपन ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं, मतलब जो अभी तक अपन ने पढ़ लिया ना उसको यूज करना सीखेंगे अपन। तो चलिए एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको, ये लीजिए आपके सामने। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ये एक रॉड है भाई, एक रॉड है ना, और इस रॉड पर हमने कुछ चार्ज दिया हुआ है। ओके सर, ठीक है, दे दिया, बहुत अच्छी बात है। चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और वो कांस्टेंट है। अरे तो बहुत मजा आ गया यार, लैम्डा है वो भी कांस्टेंट वाला, तो इससे बढ़िया की बात क्या हो सकती है। और इसकी लेंथ बच्चों एल है, कितनी है, एल। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं बताइए इस रॉड पर टोटल चार्ज कितना, तो तुम बता दोगे, बिल्कुल बता देंगे, और उसमें कौन सी बड़ी बात है। अब मैं क्या चाहता हूं, इस रॉड की वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। कहां पर, इस पॉइंट पी पर। ये पॉइंट पी यहां से एल दूरी पर है। ओके, समझना हो ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो पी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ओके सर, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है, यस ठीक है। अब यहां पर देखना वो सब काम आएगा जो तुमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा। क्या क्या सीखा था, एलिमेंट लेना, है ना, कि एलिमेंट कैसे लेने चाहिए, उस पर चार्ज कैसे निकालना होता है, ये सारी बातें आपने सीखी। अब ये रॉड जो है ना, एक पॉइंट चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, तो जवाब है ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। और डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है वो मुझे नहीं पता, मुझे तो पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होता है वो पता है, कितना होता है, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर के बराबर, है ना, अगर एक्स वहां पर दूरी है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस पूरे की वजह से तो मैं नहीं बता पाऊंगा अभी, लेकिन मैं क्या करता हूं, पहले एक छोटे से एलिमेंट की वजह से जरूर निकाल सकता हूं ना। तो पहले क्या करिए, इसको छोटे छोटे से एलिमेंट्स में तोड़ लीजिए। आइए इसको छोटे छोटे से एलिमेंट्स में तोड़ लिया जाए। अच्छा, इसके लिए एलिमेंट कैसे लोगे बता सकते हो, कैसे भी ले लेंगे सर, उसमें क्या है, नहीं कैसे भी नहीं भाई, वो पॉइंट ध्यान रखने जो मैंने बताया था। पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, ये लीजिए। ओके सर, ले लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये छोटा सा एलिमेंट मैंने ले लिया छोटा सा एलिमेंट। ठीक है, दिख रहा है आपको छोटा सा एलिमेंट, ओके। ये जो छोटा सा एलिमेंट मैंने लिया है वो यहां से x दूरी पर लिया है, कहां से, इस p पॉइंट से x दूरी पर, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। और इस एलिमेंट की लेंथ dx है, कितनी है भैया, dx। ओके, क्लियर है यहां तक, एलिमेंट की लेंथ कितनी dx है, और ये पॉइंट p यहां से कितनी दूर है, x दूरी पर है। ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हैं इस छोटे से एलिमेंट पर चार्ज कितना होगा। यस, अभी सीखा था अपन ने, छोटे से एलिमेंट का चार्ज कैसे निकालेंगे, लैम्डा को, मतलब 1 रुपए में कितनी चॉकलेट आती है उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करके। बात तो बिल्कुल सही है यार, ये छोटे से एलिमेंट का चार्ज आ गया। ध्यान से सुनना बच्चों मेरी बात को, हमने क्या किया, इसको एक बहुत सारे छोटे छोटे से एलिमेंट्स में तोड़ दिया। हाँ क्या ना, अच्छा एलिमेंट बता सकते हो कहां से कहां तक ले सकते हो, एलिमेंट किस पर लिए, रॉड पर। अब रॉड कहां से कहां तक है, तो रॉड यहां से शुरू हो रही है, यहां पे खत्म हो रही है। क्या आप इसके इधर एलिमेंट ले सकते हो क्या, तो जवाब ही नहीं है। क्या इसके इधर एलिमेंट ले सकते हो, तो जवाब ही नहीं। तो अगर मान लो आपने यहां एलिमेंट लिया, तो बताइए एक्स कितना, सर एक्स बराबर 0, तो जवाब है गलत आंसर। एक्स कहां से नाप रहे हैं, यहां से नाप रहे हैं। अब सोचो अगर मैं तुमको यहां खड़ा कर दूं, तो बताइए एक्स कितना होगा, तो सर यहां पर तो एक्स बराबर एल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, इतनी दूरी, एक्स कहां से नाप रहे हैं, यहां से नाप रहे हैं। और अगर मान लो मैं तुमको यहां खड़ा कर दूं, तो बताइए तुम्हारे लिए एक्स कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक की दूरी, मतलब 12। तो ध्यान से देखो बच्चों, जो वेरिएबल है ना एक्स, वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, एल से लेकर के 12 तक वेरी कर, तो एक्स की लिमिट भी अपन ने पता कर ली, ये बहुत अच्छी बात की अपन ने कि एक्स की लिमिट भी लिख ली यहां पर। ओके, अब अगला काम क्या करना है, हमें इसको बहुत सारे छोटे छोटे से एलिमेंट्स में तोड़ना है।
ध्यान से सुनिए, ऐसे छोटे छोटे से एलिमेंट को क्या मैं पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप यहां पर क्या करिए, बहुत सारे छोटे छोटे से पॉइंट चार्ज ले लीजिए और उन पॉइंट चार्ज की वजह से यहां पर फील्ड निकाल लीजिए। ओके, क्या आप मुझे बता सकते हैं इस dq की वजह से यहां पर कितना फील्ड आ जाएगा? तो लेट मी राइट इलेक्ट्रिक फील्ड एट p ड्यू टू एलिमेंटल चार्ज। तो बच्चों ये जो एलिमेंटल चार्ज है, एलिमेंटल चार्ज मतलब ये dq, तो एक इसको एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकता हूं क्योंकि बहुत छोटू सा है। इसकी वजह से एक पॉइंट चार्ज की वजह से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो होता है k q बटे में दूरी का स्क्वायर। यही तो होता है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है k q बटे में r स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है। ओके सर, ठीक है। अच्छा, ये d की डायरेक्शन बता सकते हो? यस, बिल्कुल बता सकते हैं। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से निकाला अभी? इस छोटे से चार्ज की वजह से। ये छोटा सा चार्ज कौन सा नेचर का है, पॉजिटिव है नेगेटिव? सर ये तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव की वजह से हमेशा फील्ड किधर आता है बच्चों? दूर की तरफ आता है। कहां पर फील्ड देखना चाहते हो? पी पॉइंट पर, तो डायरेक्शन भी वहीं जाके बनाएंगे अपन। तो इस dq की वजह से यहां पर जो फील्ड आएगा ना वो ऐसे आएगा दूर की तरफ। अगर मैं dq हूं तो मेरी वजह से उस पॉइंट पर फील्ड मेरे से दूर की तरफ आएगा क्योंकि मैं पॉजिटिव चार्ज हूं इस वजह से, राइट? और अगर मान लीजिए मैं नेगेटिव चार्ज होता तो पॉइंट पी पर फील्ड मेरी तरफ होता। ठीक है ना? ओके, अब सोचिए जितने भी तुम छोटे छोटे से एलिमेंट्स लोगे सब पर पॉजिटिव चार्ज है, तो सबकी वजह से यहां पर फील्ड किधर आएगा? सर इसी डायरेक्शन में आएगा। हाँ के ना? क्योंकि सभी वेक्टर्स की डायरेक्शन एक ही तरफ है। जितने भी छोटे छोटे से डीई बनेंगे सबकी डायरेक्शन एक तरफ है। इसलिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उन सबको जोड़ देंगे। जब बहुत सारे वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? सबको जोड़ देते हैं। याद करिए ये किया था अपन ने। तो आपको क्या करना, सबको जोड़ना है बच्चों। जोड़ने का मतलब यहां पर क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। ओके, तो ये लीजिए इंटीग्रेट कर देते हैं भैया इसको। ओके, ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, आप ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर dq कितना है? सर dq तो ये रहा, रख दीजिए इसको। k की जगह पर k है, dq की जगह पर लैम्डा इंटू dx हो जाएगा अपॉन में एक्स स्क्वायर। ओके, तो E बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा k तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, लैम्डा भी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। इसको अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर -2 इंटू dx। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? x के रिस्पेक्ट में। तो लिमिट भी किसकी लगाओगे? x की लिमिट अभी अपन ने देखी कहां से कहां तक है बच्चों? x की वैल्यू x बराबर l से x बराबर 2l तक है। तो x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होता है? ये x की पावर n वाली फॉर्म बन गई। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? ये होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1। यही तो होता है ना भाई। और लिमिट लगा दीजिए कहां से कहां तक, l से लेकर के 2l तक। अच्छा, -2+1 क्या बन गया? ये तो -1 बन गया। तो बच्चों माइनस तो आ जाएगा बाहर, तो E बराबर कितना हो जाएगा? -k लैम्डा x की पावर -2+1। तो x की पावर कितनी बचेगी? -1 बचेगी। x की पावर -1 को अपन 1/x लिख सकते हैं। लिमिट लगानी कहां से कहां तक? l से लेकर के 2l तक। ओके, तो बताइए E कितना हो गया? सर -k लैम्डा तो बाहर हो गया, ठीक है। पहले कौन सी लिमिट? अपर लिमिट। फिर माइनस करके कौन सी लिमिट? लोअर लिमिट। ये रखते हैं ना इंटीग्रेशन में, ठीक है। -k लैम्डा बच्चों 1/2l और -1/l, इसको जब सॉल्व करोगे ना एलसीएम लेकर के, तो कितना आ जाएगा? -1/2l आ जाएगा। सही बात है, बिल्कुल। माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा k लैम्डा बाई 2l। ओके, ये लीजिए अपना आंसर आ गया। इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से। तो अप्रोच क्या है? अप्रोच है पहले एलिमेंट लीजिए, एलिमेंट के लिए वजह से फील्ड निकालिए और फिर उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। आप, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है बात? अच्छा, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं। पॉजिटिव, अच्छा डायरेक्शन किधर आ रही है पहले बताओ? सर डायरेक्शन तो इधर आएगी, जितने भी डीई बन रहे हैं ना सबकी डायरेक्शन इधर है, तो सब जुड़ करके भी इधर ही आएंगे। हाँ क्या ना? ठीक है। अच्छा, यहां पर अगर पॉजिटिव चार्ज की जगह पर बच्चों नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता? सर पॉजिटिव चार्ज की जगह पर अगर नेगेटिव चार्ज रखोगे ना यहां पर, तो होना कुछ नहीं, इधर की जगह डायरेक्शन इधर आ जाएगी। यही होगा। अगर रॉड पर नेगेटिव चार्ज होगा तो फील्ड की डायरेक्शन मेरी तरफ हो जाएगी। सही बात है ना? बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है यार। ओके। अच्छा, अगर यहाँ पर लैम्डा कांस्टेंट की जगह वेरिएबल होता तो क्या होता? सर फिर लैम्डा लैम्डा को अपन ने यहाँ से बाहर क्यों निकाला? क्योंकि ये कांस्टेंट था। और अगर बच्चों मान लो ये वेरिएबल होता तो क्या होता? तो वेरिएबल होता तो बाहर नहीं आता यार, सिंपल सी बात है। हाँ क्या ना? तो एक काम करते हैं ना, एक क्वेश्चन मैं और करवाता हूँ, फिर आपको एक होमवर्क दूंगा मैं, ठीक है ना? घर पे ट्राई करना उसको अच्छे से। चलिए इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, पहले पहले एक क्वेश्चन नोट लिख करिए और फिर इसको नोट करिए।
चलो भैया हो गया। ओके, स्क्रीन पॉज कर लिया करो भैया, जब भी मैं बोलूँ ना नोट कर लो, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, स्क्रीन पॉज करके उसको नोट कर लेना है, ठीक है। ये पॉइंट है बच्चों, पॉइंट पी, यहां से इसकी दूरी है एल, और यहां से इसकी दूरी है बच्चों 12। ओके ठीक है, या फिर इसको भी मैं एल ही ले लेता हूँ, काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपको, क्योंकि अभी अपन ने थोड़ी देर पहले किया है। सिमिलरली ये दूरी भी बच्चों एल है, और ये वाली दूरी भी एल है। ओके, रॉड पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे, ऐसे, इसकी चार्ज डेंसिटी भी लैम्डा है, यहाँ पर चार्ज नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी चार्ज डेंसिटी भी लैम्डा है बच्चों। आपको क्या बताना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, कहाँ पर, पॉइंट पी पर। ओके सर, अभी बता देते हैं, तो पहले आप स्क्रीन को पॉज करके खुद से ट्राई करिए। ओके, अभी आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा बच्चों, ठीक है ना। अब सुनना मेरी बात को, सर क्या हमें अभी भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो जवाब है अगर नया क्वेश्चन होता तो मैं इंटीग्रेशन करता, लेकिन चूंकि इससे पहले अपन एक क्वेश्चन कर चुके हैं जो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। हाँ क्या ना, ध्यान से देखो, जिस पॉइंट पर फील्ड निकाला था वो रॉड के यहां से एल दूरी पर था, और ये रॉड की लेंथ भी एल थी, तो इसका मतलब अब हमको इंटीग्रेशन नहीं करना, जो रिजल्ट हमने निकाला ना उसको सीधा यूज करना है। हाँ क्या ना, अगर डेटा कुछ अलग होता तो मैं इंटीग्रेशन करके निकालता, लेकिन चूंकि डेटा वही का वही है, तो प्रीवियस क्वेश्चन के रिजल्ट को मैं डायरेक्ट वहां पर यूज कर रहा हूं। कितना आ रहा था आंसर बच्चों, के लेमडा बाई 2l के बराबर। ओके ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात है। तो अब मेरा सवाल ये है आपसे कि बताइए पॉइंट पी पर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे। सर दो आएंगे, दो कौन कौन से बच्चों, एक तो इस वाले रॉड का आएगा, और एक इस वाली रॉड का आएगा, बिल्कुल सही बात है। इस वाली रॉड का कितना होगा, सर मैग्नीट्यूड तो वही होगा जो पिछले क्वेश्चन में आ रहा था, क्योंकि ये भी एल है, ये भी एल है। हाँ क्या ना, तो इसकी वजह से जो आ रहा है ना बच्चों, इसको अपन E1 कह देते हैं या ई माइनस कह देते हैं, तो ई माइनस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के लेमडा बाई 12 के बराबर, ये आ रहा था ना भाई पहले। यस, के लेमडा बाई 12। डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन, सर नेगेटिव चार्ज है ना, तो हमेशा टूवर्ड्स द चार्ज आएगा, सही बात है बिल्कुल, तो ये तो हो गया बच्चों ई माइनस। ओके, पॉजिटिव चार्ज की वजह से कितना आएगा, सर मैग्नीट्यूड तो इतना ही आएगा अभी भी, क्यों, क्योंकि सारे पैरामीटर तो सेम है, एल एल, इधर भी एल इधर भी एल। आगे ना, डायरेक्शन किधर आएगी, सर पॉजिटिव चार्ज है ना तो हमेशा दूर की तरफ आएगी, तो सोचिए ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर फील्ड किधर आएगा बच्चों, चार्ज से दूर की तरफ, ये लीजिए आगे। अब बच्चों आपको इसका रिजल्टेंट निकालना है, अब दो वेक्टर का रिजल्टेंट अपन निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, दोनों के बीच का एंगल अपने को पता है, देखो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है बच्चों, 90 डिग्री बन रहा है। ओके, और जब दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री हो तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, तो रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर रूट में पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, ये करना होता है ना भाई, तो पहले का स्क्वायर मतलब के लेमडा बाई 12 का स्क्वायर, ओके, दूसरे का स्क्वायर मतलब के लेमडा बाई 12 का स्क्वायर, ओके, और फिर लगाना है इसका रूट। ठीक है सर, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा बच्चों, के लेमडा बाई 12 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट में 1 + 1 बचेगा, 1 + 1 का मतलब हो गया √2, तो ये हो जाएगा के लेमडा बाई 12। ये लीजिए भाई साहब आपका आंसर आ गया। डायरेक्शन बता सकते हो किधर आएगी, हाँ बिल्कुल बता सकते हैं ना भाई, हमने किस किस का रिजल्टेंट निकाला, ई प्लस और ई माइनस का, बिल्कुल ठीक है। दो वेक्टर का रिजल्टेंट कहां आता है, उनके बीच में कहीं ना कहीं आता है। डायरेक्शन किधर आएगी, तो डायरेक्शन बीच में कहीं ना कहीं आती है, लेकिन ये एक स्पेशल केस है, कौन सा स्पेशल केस, जिसमें इसका और इसका वैल्यू बराबर है, देखो इसका और इसका मैग्नीट्यूड बराबर है, और चूंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, दैट इज वाई मैं क्या कह सकता हूं यहां पर कि इनका जो रिजल्टेंट आएगा ना बिल्कुल बीच में आएगा, 45 डिग्री के एंगल पर आएगा, ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। अंडरस्टूड, ठीक है भाई, तो चलिए अब आप इसको नोट डाउन करिए फटाफट, और फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं होमवर्क, तो फिर आप उसको घर पर ट्राई करिए। चलिए भैया, हो गया भाई, ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। लैम्डा बराबर सी एक्स, ऐसा बोलो। यहाँ पर x यहाँ से दूरी है भाई, फिर से दूरी है। हमें क्या करना है, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब ये ना एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मेरे हिसाब से, इंटीग्रेशन थोड़ा सा ना अच्छा खासा बन जाएगा। नेक्स्ट, क्योंकि इंटीग्रेशन ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है वहां पर, है ना। मैं चाहता हूँ सिंपल सा इंटीग्रेशन बने ताकि आप लोग उस इंटीग्रेशन में ना फंसे। फिजिक्स में जरूर फंस जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स में ना फंसना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का मैं क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम करना चाहता हूँ आपके लिए। क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इस रॉड की लेंथ बढ़ा देते हैं, इनफाइनाइट लेंथ कर देते हैं। कितनी लेंथ कर देते हैं, इनफाइनाइट लेंथ। मतलब ये जो रॉड है ना, इनफाइनाइट लेंथ की रॉड है, ठीक है। इस पर चार्ज डेंसिटी बच्चों लैम्डा ही है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। और ये जो दूरी आप देख रहे हो ना यहाँ से यहाँ तक, ये एल है। अब आपको क्या करना है, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के लाना है घर से, ठीक है ना। रॉड कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है। ये रॉड का स्टार्टिंग पॉइंट है, और कहाँ तक जा रही है रॉड, पूरी इनफाइनाइट तक जा रही है, ठीक है। आपको क्या करना है, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। बस इंटीग्रेशन की लिमिट का ध्यान रखना, लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी। लिमिट अगर आपने सही साथ पुट किया ना तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन उससे पहले के जो स्टेप्स हैं वो भी सही करना जरूरी है, ठीक है। ओके, चलिए तो अभी आगे बढ़ते हैं भाई, और अब अपन करेंगे एक डेरिवेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क ऑफ अ रिंग एट इट्स सेंटर। तो रिंग के सेंटर पर उसके आर्क की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये हमें निकालना है। अब ये बहुत अच्छा डेरिवेशन है, तो अगर आपने जो भी अभी तक पढ़ा है वो आपको समझ में आया हो तो ट्रस्ट में ये डेरिवेशन आपके लिए आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, यहाँ पर आपको कुछ नई चीज जरूर सीखने को मिलेगी। क्या नया सीखना है सर, वेक्टर के कंपोनेंट्स, और वेक्टर के कंपोनेंट्स आई होप आपको पहले से आते होंगे, क्योंकि हम ये पहले बात कर चुके हैं, क्यों भाई। बन गया एक आर्क, बेहतरीन सा आर्क बन गया भाई ये तो। और बच्चों इस पर ना अपन ने कुछ चार्ट डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। और ये इसका सेंटर है ओ, ये इसकी रेडियस है बच्चों आर, और ये आर्क ना अपने सेंटर पर बच्चों थीटा एंगल बनाता है। कितना एंगल बनाता है, थीटा। ओके, थीटा एंगल बना रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो ये एंगल थीटा बाई 2 हो गया, और ये वाला भी कितना हो जाएगा भाई, थीटा बाई 2 हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, सही बात है बिल्कुल। चार्ज डेंसिटी इसके लिए क्या डिफाइन होगा, रिंग का आर्क है ना, तो रिंग के लिए क्या डिफाइन होता है, लैम्डा डिफाइन होता है। ये लीजिए लैम्डा डिफाइन कर दिया अपन, ठीक है।
अब मुझे क्या करना है, इस पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किसकी वजह से? इस रिंग की वजह से। कैसे निकालेंगे सर? पहले तो बताइए डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है या एलिमेंटल चार्ज है? डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज या पॉइंट चार्ज है? ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, और डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से अपन सीधा तो नहीं निकाल सकते, हाँ कहना। तो फिर क्या करेंगे? एलिमेंट की। अब एलिमेंट यहां पर कैसे लेना है वो समझिए। रिंग के लिए सबसे बढ़िया एलिमेंट क्या होगा? सोचिए, रिंग के लिए तो जैसे एक रॉड थी, रॉड के लिए अपन ऐसे छोटे छोटे से पीस किए थे ना, वैसे रिंग को भी अपन ऐसे छोटे छोटे से पीसेस में तोड़ सकते हैं, हाँ क्या ना। तो मैंने यहां पर क्या किया, रिंग के अंदर एक छोटा सा एलिमेंटल पीस लिया, ये वाला, इस जगह। ये लीजिए, ये जो छोटा सा एलिमेंटल पीस मैं ले रहा हूं, वो यहां से अल्फा एंगल पर है। कितने एंगल पर है? अल्फा। और ये मान लीजिए बच्चों, यहां से डी अल्फा एंगल बना रहा है। ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, ये एंगल अल्फा है, और यहां से ये एलिमेंट कितना एंगल सबटेंड कर रहा है बच्चों? डी अल्फा। क्या आप मुझे इस एलिमेंट की लेंथ बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। ये एलिमेंट अपने सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है बच्चों? डी अल्फा। एलिमेंट चूंकि अपने सेंटर पर डी अल्फा एंगल बना रहा है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? तो बच्चों आर्क लेंथ अगर आपको याद हो, तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता था? आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता था एंगल इंटू रेडियस। ये आर्क अपने सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? ये वाला आर्क, ये वाला आर्क अपने सेंटर पर डी अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है। इसकी रेडियस कितनी बच्चों? आर के बराबर है। तो इस एलिमेंट की लेंथ कितनी हो जाएगी? इस एलिमेंट की लेंथ हो जाएगी एंगल इंटू रेडियस के बराबर। ये लीजिए, आ गई इस एलिमेंट की लेंथ। ठीक है, अब बच्चों एलिमेंट की लेंथ अगर मेरे पास आ गई, पर यूनिट लेंथ का चार्ज मुझे पता है, मतलब 1 रुपए में कितनी चॉकलेट आती है मुझे वो पता है। मुझे बताना है कि आर डी अल्फा रुपए में कितनी चॉकलेट आएंगी, तो क्या करेंगे? तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा इस छोटे से एलिमेंट का चार्ज। तो हमने इस छोटे से एलिमेंट का चार्ज भी निकाल लिया। ओके, क्लियर है बात यहां तक? चलो अब आगे की बात सुनना। तो हमने अभी तक क्या क्या पता कर लिया? सबसे पहली अप्रोच वही थी एलिमेंट लेने वाली, एलिमेंट ले लिया अपन ने। एलिमेंट कैसे लिया अपन ने? इस सेंटर वाली लाइन से अल्फा एंगल पर एक छोटा सा एलिमेंट लिया जो डी अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक, जैसे अपन लेते थे ना एक्स दूरी पर डी एक्स एलिमेंट, वैसे यहां पर लिया अपन ने अल्फा एंगल पर डी अल्फा एलिमेंट। ठीक है, बिल्कुल वैसे का वैसे। ओके ठीक है, फिर दूसरा काम अपन ने क्या किया, वहां पर क्या करते थे अपन लोग कि उस एलिमेंट पर चार्ज निकालते थे। कैसे? लैम्डा को dx से मल्टीप्लाई करके। इसी तरीके से अब हमको यहां पर क्या करना पड़ेगा, इस एलिमेंट पर चार्ज निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? लैम्डा को इस एलिमेंट की लेंथ से मल्टीप्लाई करके। वहां पर एलिमेंट की लेंथ कितनी लिखते थे अपन? dx। तो यहां पर पहले मुझे एलिमेंट की लेंथ निकालनी पड़ी। कैसे निकाली अपन ने एलिमेंट की लेंथ? हमने एंगल बराबर आर्क बराबर एंगल इंटू रेडियस का फॉर्मूला यूज किया, और उस फॉर्मूले की हेल्प से हमने क्या निकाला? उस फॉर्मूले की हेल्प से फिर अपन ने ये एलिमेंट की लेंथ निकाली, और फिर लेंथ को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके चार्ज निकाल लिया। क्लियर है यहां तक बात? ओके, अब आगे की बात सुनना भाई साहब, अब जरूरी बात है। अब आगे की बातें सुनिएगा, बड़े काम की बातें करूंगा भाई मैं आज। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा मैथमेटिकल रहेगा, ये मैंने शायद आपको पहले बता दिया था। तो बी रेडी फॉर दैट, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। थोड़ा सा समय दीजिए इन चीजों को, क्योंकि नई नई चीजें हैं। अगर आप इनको सीखेंगे तभी अपना अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, तभी आप सिलेबस में आगे बढ़ पाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, क्योंकि आप इनको स्किप नहीं कर सकते, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी जाकर के तो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा भाई, आगे ना। तो सबसे पहले देखिए, छोटा सा एलिमेंट है ना, ये जो छोटा सा एलिमेंट है बच्चों, क्या मैं इसको एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकता हूं? तो जवाब है यस, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, इसमें क्या बुराई है। तो मैं क्या करता हूं, इसको एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करता हूं। ओके, एक पॉइंट चार्ज की वजह से याद करो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था? तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता था के क्यू बटे में दूरी का स्क्वायर। बच्चों ये जो पॉइंट चार्ज है, ये वाला चार्ज, इसकी यहां से दूरी कितनी है सर? ये तो आर है, तो इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, हाँ क्या ना। जहां पर डी क्यू का वैल्यू कितना होगा सर? डी क्यू का वैल्यू ये लिखा हुआ है, के लैम्डा आर डी अल्फा अपॉन में आर स्क्वायर। ओके, तो आर से आर कट जाएगा, तो डी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? के लैम्डा बाई आर इंटू डी अल्फा। ओके, ये लीजिए डीई की वैल्यू आ गई। ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, बड़ी काम की चीज है भाई। अब सोचिए, ये जो एलिमेंट आपने लिया, इस पर कौन सा चार्ज है सर? इस पर तो पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर फील्ड हमेशा किधर की तरफ आता है? टुवर्ड्स आता है या अवे आता है? तो हमेशा उस पॉइंट से दूर की तरफ आता है, हाँ क्या ना। तो यहां पर इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बच्चों, वो ऐसे दूर की तरफ आएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये एंगल कितना होगा? तो ये अगर एंगल अल्फा है ना बच्चों,
तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा अल्फा, तो ये डीई की डायरेक्शन आ जाएगी। अच्छा जी ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना, हम वहां पर क्या करते थे, हर एक एलिमेंट की वजह से निकालेंगे और फिर उनका वेक्टर सम करेंगे, यही करते थे बच्चों। वेक्टर सम अपन को करना है मतलब जोड़ना है, तो हम क्या करते थे बेसिकली इंटीग्रेशन कर दिया करते थे। इंटीग्रेशन जब भी आप करें, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन जब भी आप करें तो जिन क्वांटिटीज का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं उनके बीच में या तो एंगल 0 होना चाहिए या फिर 180 होना चाहिए, क्योंकि तभी आप इंटीग्रेशन कर पाओगे। अदरवाइज वहां पर डायरेक्शन के लिए आपको कंपोनेंट्स वगैरह लेकर के फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब यहां पर क्या हो रहा है कि इस एलिमेंट का डी आ रहा है बच्चों इस तरफ, ठीक है ना। अच्छा वो जो रॉड वाला डेरिवेशन याद है, रॉड वाले में क्या हो रहा था कि जितने भी एलिमेंट आप ले रहे थे ना इस रॉड पर, कहां गया, जितने भी एलिमेंट आप यहां पर ले रहे थे ना, छोटे छोटे से एलिमेंट, यहां पर सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा था, तो सबकी डायरेक्शन सेम थी, इसलिए हमको इंटीग्रेशन आराम से करना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है अपने को इंटीग्रेशन करने में, हाँ के ना। लेकिन यहां पर थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है वो मैं आपको अभी समझाता हूं। मान लीजिए अगर मैंने एलिमेंट यहां लिया होता बच्चों, सोचना देना ध्यान से, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही मैं एक और एलिमेंट ले रहा हूं इधर की तरफ, इधर ले रहे हो सर, इधर की तरफ देखो, ऐसे एलिमेंट लिया होता है मैंने, कितने एंगल पर लेना चाहते हैं एलिमेंट, अल्फा एंगल पर लेना चाहते हैं और फिर से वही डी अल्फा वाला एलिमेंट लेना चाहते हैं, ठीक है सर। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो छोटा सा एलिमेंट आप देख रहे हो ना, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, इसकी लेंथ कितनी है सर, इसकी लेंथ भी आर डी अल्फा है, क्यों क्योंकि हमने इसके सेंटर पर भी कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ये डी अल्फा के बराबर सबटेंड कर रहा है, ओके ठीक है। इनटू लेमडा से जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो इस एलिमेंट का चार्ज आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अब क्या इसकी वजह से आप यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, तो जवाब है यस, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसकी वजह से ये जो छोटा सा एलिमेंट आप देखना, इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा सर, इतना ही आएगा, ओके। इसको DE1 कह देते हैं, इसको DE2 कह देते हैं अपन लोग, ओके ठीक है, ये हो गया DE1। अब डायरेक्शन किधर आएगी, तो सर डायरेक्शन आएगी ऐसे दूर की तरफ, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो हमेशा दूर की तरफ आती है, बिल्कुल बात बराबर है भाई। ये लीजिए आगे DE2, ये एंगल कितना आएगा भाई, ये एंगल अल्फा है ना, तो ये वाला भी अल्फा के बराबर ही आएगा, सही बात है बिल्कुल। अब देखो यहां पर कहानी में ट्विस्ट आ गया, क्या ट्विस्ट आ गया कि मुझे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स लेने और सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के उनको इंटीग्रेट करना है, लेकिन मैं इंटीग्रेशन नहीं कर पाऊंगा इतनी आसानी से, क्यों, क्योंकि जो इस वाले डी की डायरेक्शन देखो इधर आ रही है, इस वाले की डायरेक्शन इधर आ रही है, अलग अलग आ रही है ना डायरेक्शन दोनों, हाँ के ना। जबकि इंटीग्रेशन अपन कब करेंगे, जब एंगल या तो 0 हो या फिर 180 हो, यहाँ पर ना तो 0 है ना 180 है, तो कोई अलग ही एंगल बन रहा है। तो जब भी ऐसा केस बने तो वहां पर फिर हमको करने होते हैं कॉम्पोनेंट्स, क्या करने होते हैं कॉम्पोनेंट्स। देखना अब कॉम्पोनेंट करने पर देखना क्या होगा, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी यार, और आप इन चीजों को स्किप नहीं कर सकते। अगर आपको जेई क्लियर करना है तो आपको ये चीजें आनी ही चाहिए कि कंपोनेंट के लेकर कब लेना होता है, इंटीग्रेशन कब आसान होता है, कब डिफिकल्ट होगा, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सोचिए बच्चों, इस डी के दो कंपोनेंट कर देते हैं, एक कंपोनेंट इधर एक इधर, इस डी का इधर वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा सर, अल्फा की तरफ वाला कंपोनेंट हमेशा कॉस वाला कंपोनेंट होता है, ठीक है, और इधर वाला कंपोनेंट हमेशा साइन वाला कंपोनेंट होगा, ये भी ठीक है। सिमिलरली इस वाले डी का कंपोनेंट देखो, इस वाले डी का जब मैं एक कंपोनेंट करूंगा तो बच्चों इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये DE2 cos अल्फा हो जाएगा, और अगर मैं इसका एक और कंपोनेंट करूंगा तो इधर आ जाएगा, है ना, इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा बच्चों, ये DE2 cos अल्फा के, DE2 sin अल्फा है ना, DE2 sin अल्फा के बराबर हो जाएगा, ओके। ध्यान से देखो, ये और ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कर दिया ना भाई, तो बताइए बचे कौन, सर ये बचे, हाँ बिल्कुल ठीक है। बच्चों ये जो एलिमेंट आप देख रहे हो ना, जिन्होंने अपने एक एक इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर दिया है, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, ये जो छोटे छोटे से एलिमेंट्स आप देख रहे हो ना, जिन्होंने अपने एक एक इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर दिया है, इनको कहते हैं पेयरिंग एलिमेंट। क्या कहते हैं, पेयरिंग एलिमेंट। रिमेंबर दिस वर्ड, मैं इसको कभी कभी बहुत सी बार यूज करूंगा, पेयरिंग एलिमेंट। तो पेयरिंग एलिमेंट का मतलब क्या होता है भाई, वो एलिमेंट जो एक एक इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स को अपने आप कैंसिल आउट कर दें, उनको अपन नाम दे रहे हैं पेयरिंग एलिमेंट, ठीक है सर। ध्यान से देखो, इधर की तरफ जो एंगल बन रहा है ना θ/2 है, उधर की तरफ भी θ/2 है, तो जितनी लेंथ इस रिंग की इधर है उतनी ही लेंथ इधर भी है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जितने एलिमेंट आप इधर बनाओगे उतने एलिमेंट इधर भी बनेंगे, हाँ कहना। तो इधर वालों का एक पेयरिंग एलिमेंट इधर अवेलेबल है, तो सभी एलिमेंट का
जितने भी ये रिंग है, रिंग का सेंटर वाला लाइन है, इसके इधर की तरफ जितने भी एलिमेंट लोग हैं उन सबका पेयरिंग एलिमेंट इधर की तरफ है, तो क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड के एक एक कंपोनेंट को कैंसिल आउट करेंगे? कौन से वाले को? इधर वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा किधर? इस तरफ बचेगा। तो केवल ये वाला कंपोनेंट होगा जो सर्वाइव करेगा, और वो सब जितने भी एलिमेंट तुम लोगे ना सबके लिए इधर ही आएगा, नीचे की तरफ ही आएगा। तो जितने भी तुम एलिमेंट लोगे सबके लिए ये डी कॉस अल्फा वाला कंपोनेंट किधर आ रहा है? नीचे ही आ रहा है। और चूंकि सबके लिए डी कॉस अल्फा नीचे ही आ रहा है, तो अब मुझे इन सबके बीच का एंगल नजर आने लगा है। कितना एंगल है भाई? 0 डिग्री। और जब सभी वेक्टर्स के बीच का एंगल बच्चों 0 डिग्री होता है, तो बताइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं? सर उन सबको इंटीग्रेट कर देते हैं। चलो ठीक है, तो किसी भी एक को इंटीग्रेट कर दो, या तो डी कॉस अल्फा को या डी ई टू साइन कॉस अल्फा को, दोनों में से किसी भी एक को इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है। अरे सर एक बात मुझे बताओ, आपने इसको 2D कॉस अल्फा क्यों नहीं लिखा? मैं एक एलिमेंट की वजह से पूछ रहा हूं। मैं यहां पर लिख देता हूं, देखो मैं इसको पहले ऐसे लिख देता हूं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल सर्वाइव एट O ड्यू टू वन एलिमेंट। तो एक एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर सर्वाइव करेगा वो कौन सा होगा? डी कॉस अल्फा वाला कंपोनेंट होगा। सही बात है, बिल्कुल यही तो करते थे अपन, पहले एक एलिमेंट की वजह से लिखते थे फिर इंटीग्रेट कर देते थे, यहां पर भी ये कर रहे हैं अपन। एक एलिमेंट की वजह से बचेगा कितना? केवल डी कॉस अल्फा बचेगा। इसलिए अगर मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मुझे किसका इंटीग्रेशन करना है? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको डी कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन करना है। बात समझ में आई? मैंने डी कॉस अल्फा ही क्यों लिखा वहां पर, 2D कॉस अल्फा क्यों नहीं लिखा, है ना? अदरवाइज कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये डी कॉस अल्फा डी कॉस अल्फा जुड़ करके तो 2D कॉस अल्फा हो जाएगा ना। नहीं भाई, मैंने पहले एक एलिमेंट के लिए कितना बचा वो देखा है। यही तो करते हैं अपन, एक एलिमेंट की वजह से लिखते हैं फिर इंटीग्रेट कर देते हैं। ये कर रहे हैं अपन कि एक एलिमेंट की वजह से बचेगा कितना, तो एक एलिमेंट की वजह से बचेगा डी कॉस अल्फा। ये आपस में एक दूसरे के एक एक कंपोनेंट तो मार ही देंगे, आगे ना। बिल्कुल ठीक है, अंडरस्टूड। अरे ये बिल्कुल वैसे ही भाई, जैसे 10 दोस्त हैं भाई, है ना? सबके पास 10-10 रुपए हैं, सबके पास 10-10 रुपए हैं। तो 10-10 रुपए मतलब ये डी हो गया सबका, ऐसा सोच लो, है ना? सबके पास 10-10 रुपए हैं भाई। सबने क्या किया? सबने क्या किया? उन 10 में से 2-2 रुपए खर्च कर दिए, 2-2 रुपए खर्च कर दिए। अब आपसे पूछे कि बताइए टोटल कितने रुपए हैं, तो आप क्या करोगे? सर सबने 2-2 रुपए अगर खर्च किए ना, तो एक के पास अगर 2 रुपए हैं, एक के पास अगर सबने अगर 2-2 रुपए खर्च किए हैं, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और अगर एक ने 2 रुपए खर्च किए हैं, तो एक के पास बचेगा कितना? 8 रुपए बचेगा, ठीक है ना? तो अगर एक के पास 8 रुपया बच रहा है, तो 10 के पास टोटल कितना बचेगा? 80 रुपए बचेगा। यही तो करना है ना आपको, यही तो अपन ने किया कि एक एलिमेंट का बचेगा कितना? डी कॉस अल्फा। तो हम टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है ना? अब डी की वैल्यू पुट कर देते हैं भाई। डी कितना है? वो रहा सर के लैम्डा बाई आर डी अल्फा के बराबर है। तो ये हो जाएगा बच्चों के लैम्डा बाई आर डी अल्फा इंटू में कॉस अल्फा। बच्चों यहाँ से जो भी कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा के लैम्डा बाई आर, अंदर क्या बचेगा इंटीग्रेशन में? कॉस अल्फा इंटू में डी अल्फा बचेगा सर। ओके, अब आपको इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ रहा है? सर अल्फा के रिस्पेक्ट में करना पड़ रहा है, तो लिमिट भी किसकी रखेंगे? अल्फा की रखेंगे ऑफ कोर्स। अरे वाह, अब अल्फा की लिमिट क्या होगी वो ध्यान से सीखना भाई। सबसे पहले आप ये देखो कि अल्फा को नाप कहां से रहे। मैं क्या करता हूं, एक अलग से डायग्राम बनाता हूं मैं बढ़िया सा, है ना? उसमें आप लिमिट सीखिएगा, लिमिट कैसे रखी है अपन ने यहाँ पर। बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं, बड़ा सा। ये लीजिए भाई। देखना भाई लिमिट कैसे रखी है अपन।
इसमें बताइए मुझे एलिमेंट कहां से कहां तक ले सकते हैं? सर एलिमेंट ना इसके इधर नहीं जा सकते और इसके इधर नहीं जा सकते। बिल्कुल ठीक है सर। अब एलिमेंट जब आप ले रहे हो ना, तो आपने पता है एलिमेंट कैसे लिया था, मैं याद दिलाता हूं आपको। हमने ना सर सबसे पहले यहां पर एक एलिमेंट लिया था अल्फा एंगल पर, कैसे लिया था ना? हमने सर सबसे पहले यहां पर एक एलिमेंट लिया था, कितने एंगल पर लिया था भाई? अल्फा एंगल पर लिया। बिल्कुल ठीक है, जो अपने सेंटर पर कितना एंगल बना रहा था? डी अल्फा। हमने ऐसे एलिमेंट लिया था। अब बच्चों ध्यान से नोटिस करिए, इस अल्फा को हम कहां से मेजर कर रहे हैं? सर इस लाइन से मेजर कर रहे हैं, तो ये अपनी रेफरेंस लाइन होगी। कौन सी लाइन होगी? रेफरेंस लाइन होगी, जहां से अपन एंगल को नाप रहे हैं। जैसे अपन एक्स को कहां से नापते थे, वो था ना रेफरेंस पॉइंट। इसी तरीके से ये रेफरेंस लाइन होगी जहां से अपन अल्फा को नाप रहे हैं। अल्फा क्या है? एलिमेंट का बनाया हुआ एंगल, कहां पर? इस लाइन पर। आगे ना, अब सोचिए बच्चों, एलिमेंट अगर आपने यहां लिया तो बताइए अल्फा कितना हो गया? सर 0 हो गया। ओके, यहां पर अल्फा की वैल्यू 0 होगी। और अगर एलिमेंट आपने यहां लिया तो क्या होगा? सर ये टोटल एंगल कितना दिया हुआ था आपने? θ/2 दिया हुआ था। तो अगर अपन एलिमेंट यहां से लेंगे ना, तो इस लाइन से इसका एंगल हो जाएगा अल्फा बराबर θ/2 के बराबर। बिल्कुल ठीक है बात है। आगे ना, अगर आपने एलिमेंट यहां लिया तो बच्चों ये एंगल कितना था? θ/2 था ना, तो यहां पर 0 हो गया, यहां पर θ/2 हो गया। तो अभी तक जो आपको दिख रहा है ना बच्चों, इसमें अल्फा की मिनिमम वैल्यू कितनी दिख रही है? 0, और मैक्सिमम कितनी दिख रही है? θ/2। समझ नहीं आता, अभी खत्म नहीं हुआ भाई। अब अगर मान लो एलिमेंट आप यहां लोगे इस जगह पर, अल्फा को कहां से नापना है? इस जगह से नापना है। तो सोचिए अगर आपने एलिमेंट यहां लिया तो ये एंगल भी तो θ/2 था ना भाई। तो बताइए यहां पर अल्फा कितना होगा? अरे सर यहां पर भी तो θ/2 ही होगा। तो इसका मतलब अल्फा की लिमिट θ/2 से θ/2? तो जवाब है नहीं। बिल्कुल गलत। सही क्या है फिर वो बताइए। इस θ/2 को नापने के लिए, अच्छा रेफरेंस लाइन कौन सी? ये वाली है। इस θ/2 को नापने के लिए हमको किधर जाना पड़ रहा है? सर क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक है। और इस वाले θ/2 को नापने के लिए इस रेफरेंस लाइन से किधर जाना पड़ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए ओरिजिन पर आप खड़े हो, इधर की तरफ x बराबर 2 है, इधर की तरफ x बराबर -2 है, तो लिमिट क्या रखोगे? -2 से +2 रखोगे, ये रखोगे ना। इसी तरीके से ये अपनी रेफरेंस लाइन है। एलिमेंट कहां से कहां तक ला सकते हैं अपन? यहां से लेकर के यहां तक। अब अगर यहां लिया अपन ने, तो मैं इसको अगर +θ/2 बोल रहा हूं बच्चों, तो फिर इस डायरेक्शन में जब मेजर करने जाऊंगा तो मैं इसको लिखूंगा -θ/2। बात समझ में आई? इसलिए अल्फा की लिमिट रखनी है अपने को -θ/2 से +θ/2 तक। लोअर लिमिट -θ/2 है, अपर लिमिट +θ/2 है। आज समझ में आई? ये बिल्कुल वैसे ही है, ओरिजिन से पॉजिटिव एक्स की तरफ जाएंगे 2 मीटर तो +2 हो जाएगा, ओरिजिन से माइनस नेगेटिव एक्स की तरफ जाएंगे तो -2 हो जाएगा, तो लिमिट -2 से +2 रखेंगे। सिमिलरली इस रेफरेंस लाइन से अगर मैं इधर जा रहा हूं तो +θ/2, और अगर इस रेफरेंस लाइन से मैं इधर जा रहा हूं तो -θ/2, तो लिमिट कहां से कहां तक होगी? -θ/2 से +θ/2 तक। ठीक है। कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन बताइए। कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन हो जाएगा सर साइन अल्फा, और लिमिट रखेंगे अपन कहां से कहां तक? -θ/2 से +θ/2। पहले कौन सी लिमिट पुट करनी है? पहले अपर लिमिट पुट करनी है। तो अपर लिमिट कितनी हो जाएगी भाई? θ/2। ये हो जाएगा साइन θ/2। फिर माइनस कौन सी लिमिट पुट करनी है? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है सर? -θ/2 है। ओके। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा भाई, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, हाँ कि ना? इसका मतलब ये माइनस इधर आके प्लस बन जाएगा। तो ये क्या बन गया भाई? के लैम्डा बाई आर साइन θ/2 प्लस साइन θ/, ये बनेगा ना भाई? बिल्कुल ठीक है, ये ई आ गया। अच्छा, यहाँ तो दो दो साइन θ/2 हो गए। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला बनेगा ना, वो बन जाएगा ई बराबर 2k λ/r साइन θ/2। वेरी गुड। फाइनली अपना ये डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। डायरेक्शन किधर आएगी सर? डायरेक्शन भी तो बताओ। डायरेक्शन देखो किधर आ रही है, ऐसे दूर की तरफ आ रही है, ऐसे आ रही है ना, जितने भी डी कॉस अल्फा है सब इस तरफ है, तो डायरेक्शन ऐसे आ रही है दूर की तरफ। ओके सर, ठीक है। तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज है सबकी वजह से इधर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता? अरे सर पॉजिटिव की वजह से ऐसे आ रही तो नेगेटिव की वजह से ऐसे आ जाएगी, सिंपल सी बात है। हाँ क्या ना? ये तो कॉमन सेंस की बात है ना भाई। बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर आप। ये तो वही तो नहीं है अपने पास, क्यों भाई? सही कह रहा हूं ना? ओके। अच्छा, अब यहां पर देखना भाई, ये थीटा क्या है यार? व्हाट इज थीटा? थीटा यहां पर एंगल है सबटेंडेड बाय आर्क।
कहां पर, एट इट्स सेंटर। तो सेंटर पर जो एंगल सबटेंड किया हुआ है ना, वो एंगल थीटा है। किसने सबटेंड किया है सर, आर्क ने। तो देखिए आर्क ने अपने सेंटर पर टोटल कितना एंगल बनाया हुआ था, थीटा बनाया हुआ था, है ना। फिर तभी तो अपन ने उसको इस रेफरेंस लाइन से थीटा बाई टू में तोड़ दिया था, ठीक है। तो थीटा यहाँ पर रेफरेंस लाइन के सॉरी, थीटा यहाँ पर इस आर्क का वो एंगल है जो अपने सेंटर पर ये सबटेंड कर रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको आप नोट डाउन करिए फटाफट, फिर आगे की कुछ और बातें करते हैं यहाँ पर। ये फॉर्मूला जो अभी अपन ने डिराइव किया उसको याद होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। चलिए बच्चों स्क्रीन को पॉज करिए, इसको नोट करिए फटाफट। ओके, चलो ठीक। फिर से स्क्रीन को पॉज करिए, फिर से नोट करिए। ओके, चलो ठीक। फिर से स्क्रीन को पॉज करिए, फिर से नोट करिए। डन, चलो ठीक है भैया। अब देखिए बच्चों यहां पर ना इसके अलग अलग केस हो जाएंगे। कौन से अलग अलग केस, पहला केस देखिए कि अगर एक सेमी सर्कुलर रिंग हुआ तो क्या होगा बच्चों। सेमी सर्कुलर रिंग अपने सेंटर पर कितना एंगल बनाती है बताइए। सेमी सर्कुलर रिंग मतलब ऐसी वाली रिंग, है ना। ये अपने सेंटर पर कितना एंगल बनाएगी बताओगे। हाँ बिल्कुल बताएंगे ना, बताना ही पड़ेगा भाई। ये अपने सेंटर पर थीटा बराबर 180 डिग्री का एंगल बनाएगी, है ना। इस फॉर्मूले में थीटा बराबर पाई पुट कर दीजिए, देखिए कितना आता है बच्चों। तो ई बराबर आ जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ थीटा बराबर पाई। तो जैसे आप इसमें थीटा बराबर पाई पुट करेंगे ना भाई, अच्छा ये फॉर्मूला आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, याद होना चाहिए भाई, आपको हर एक कीमत पर याद होना चाहिए। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, 2k लैम्डा बाई आर साइन, थीटा की जगह रखिए पाई तो पाई बाई टू, और साइन पाई बाई टू कितना होता है भाई, 1 होता है। क्या आ जाएगा ये 2k लैम्डा बाई आर आ जाएगा। सही बात है बिल्कुल, ठीक है। ये भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि बहुत सी बार ना क्वेश्चंस में सीधा काम आएगा बच्चों, ये सीधा काम आएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं, इसको याद रखना हमारे लिए, है ना। 2k लैम्डा बाई, ओके। डायरेक्शन बता सकते हैं किधर आएगी, तो डायरेक्शन आएगी ऐसे दूर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज है ना तो दूर की तरफ आ जाएगी। अच्छा ठीक है। अच्छा इसकी जगह पर अगर मान लीजिए कंप्लीट रिंग होता तो क्या होता, वो भी देख लेते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए दूसरा देखिए, एक कंप्लीट रिंग, है ना बच्चों। एक कंप्लीट रिंग अपने सेंटर पर कितना एंगल बनावेगी, थीटा बराबर 360 डिग्री बनाएगी, हाँ के ना। एक पूरी रिंग अपने सेंटर पर कितना एंगल बनाएगी भाई, 360 डिग्री बनाएगी ना। तो 360 डिग्री जैसे आप उसमें पुट करोगे देखना क्या बन रहा है बताइए। ई बराबर कितना आ गया, 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई टू, थीटा का मतलब हो गया 2 पाई बाई टू, 2 से 2 कटेगा तो साइन पाई, साइन पाई की वैल्यू कितनी होगी भाई, 0 हो गई। ये लीजिए भाई साहब, इसका मतलब एक रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 0 खुद के चार्ज की वजह से, ठीक है। तीसरा क्वार्टर सर्कुलर डिस्क रिंग, सॉरी क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल मतलब 1/4, एक रिंग का 1/4 पार्ट। तो बच्चों रिंग का 1/4 पार्ट अपने सेंटर पर कितना एंगल बनाता है, सर रिंग का 1/4 पार्ट अपने सेंटर पर पाई बाई टू एंगल बनाएगा, ओके। तो बच्चों बताइए पाई बाई टू अगर रख दिया जाए उसी फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू, तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 2k लेमडा बाई आर साइन थीटा बाई टू, थीटा की जगह पाई बाई टू और एक टू नीचे ऑलरेडी है, थीटा बाई टू होता है ना, पाई बाई टू कितना हो गया, पाई बाई फोर हो गया है। तो ये बन जाएगा 2k लेमडा बाई आर साइन पाई बाई फोर, साइन पाई बाई फोर मतलब 1/√2 होता है, तो ये बन जाएगा 2k लेमडा बाई आर इंटू में 1/√2 हो गया सर। √2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा, √2k लेमडा बाई आर बचेगा। इसको भी आपको याद रखना है कि एक क्वार्टर सर्कुलर आर्क की वजह से कितना आता है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है। बट इन सभी बीमारी का एक ही दवा है, वो है ये वाली। बस आप इसमें थीटा की वैल्यू चेंज करते जाइए, पुट करते जाइए, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट आर्क के लिए ई की वैल्यू मिलती चली जाएगी, ठीक है। चलिए बच्चों तो इसको नोट डाउन करिए फटाफट, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। क्या बोलते हो आज ही खत्म कर दें इस चैप्टर को
नहीं भैया इतनी जल्दी नहीं, अभी तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ना बाकी है यार, बहुत सारी मैथ्स पढ़ना बाकी है। चलिए बच्चों, फिर आज का खेल अपन यहीं रोकते हैं, यहां से आगे अपन अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे भाई। यस, यहां से आगे अपन अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, और जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं वो आप करते रहिए साथ के साथ। नेक्स्ट लेक्चर पर मैं ध्यान रखूंगा कि आपको मॉड्यूल से भी होमवर्क दिया करो, मॉड्यूल मतलब जो अपने पीडब्ल्यू के ऑफिशियल मॉड्यूल्स हैं, तो कोशिश करूंगा कि आपको उसमें से भी होमवर्क दिया करूं फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों, जो भी मैथ्स आज अपन ने सीखी है, जो भी लिमिट लगाना सीखा है, उसको कम से कम 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये आपके लिए नहीं, जब भी कोई पहली पहली बार इसको पढ़ता है ना, तो उसको लगता है कि यार ये हो क्या रहा है, लेकिन वो आदत बन जाएगी, जैसे जैसे आप 2-3 चैप्टर कर लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये चीज तो अपन ने पढ़ी हुई थी वहां पर, ठीक है, और वो बहुत जरूरी है। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।